नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरियल क्रॉप, और सीरियल क्रॉप पहले नंबर की हमारी है कौन सी? राइस। तो राइस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं ना। राइस, या इसको हम क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओराइजा जो होती है इसमें क्या होती है? ओराइजा जीनस है ना। पहला जो नाम होता है वो हमेशा किसका होता है? जीनस का होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होती है? जाति। क्या होती है? जाति होती है, स्पीसीज होती है ना। पहला जीनस होता है और दूसरा क्या होती है? स्पीसीज या जाति होती है। क्लियर है? पहला क्या होता है? जीनस होता है, दूसरी क्या होती है? जाति होती है। इसका जो परिवार है, फैमिली है, वो कौन सी होती है? ग्रैमिनी, या फिर इसको हम कहते हैं पोएसी, या फिर इसको आपको क्या मिलेगा? पोएसी भी कहते हैं। ग्रैमिनी के अलावा पोएसी फैमिली। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, ओरिजिन सेंटर है। ओरिजिन सेंटर कहाँ है? ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया में। धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में, इंडो बर्मा रीजन के अंदर है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, कितने हैं क्रोमोसोम नंबर? तो 2n बराबर 24। कितने हैं? 2n बराबर 24 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की। किसकी? हम रिसर्च सेंटर्स की अगर बात करें तो देखो, इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च सेंटर कौन सा है? IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो कि पहले हम पढ़ते थे सब कि मनीला, हम सब क्या पढ़ते थे कि मनीला फिलीपींस में है ना। लेकिन अब आपको मनीला आंसर नहीं लगाना है। अब आपको आंसर क्या लगाना है? मनीला की जगह लॉस बेनोस। क्या आंसर लगाना है आपको? लॉस बेनोस आंसर लगाना है। लॉस बेनोस फिलीपींस क्या है अभी? लॉस बेनोस फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आंसर है कटक उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? धान का तो है, एक डिस्ट्रिक्ट है बड़वानी, यहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद है ना। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है। तो हम देखेंगे कि एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर एरिया में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर इंडिया है, दूसरे पर कौन सा? चाइना है। किसमें? तो आंसर ये किसमें है? एरिया में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। प्रोडक्शन पर पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना है, और दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो आपको याद रखना है कि धान के उत्पादन में, राइस के प्रोडक्शन में इंडिया पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कितने स्थान पर है? कौन सी पोजीशन पर है? तो सेकंड पोजीशन पर स्थित है। और प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ है? USA की नंबर 1 है। अगर हम यही बात करते हैं इंडिया में राज्य वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज, तो अगर देखोगे आप स्टेट वाइज में, तो एरिया में नंबर 1 कौन है? एरिया में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल नंबर 1, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में कौन है? पंजाब है। प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 कौन है? तो आंसर है पंजाब, प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अब देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी दुनिया में मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है, पूरी दुनिया की मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो राइस को डिपेंड रहती है। किस पर डिपेंड रहती है? राइस पर डिपेंड करती है। और एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की 90% जनसंख्या, साउथ ईस्ट एशिया की कितनी? 90% जनसंख्या जो है किस पर निर्भर रहती है? राइस पर निर्भर रहती है। राइस को प्रोड्यूस करती है और कंज्यूम करती है। आपको याद रखना, तो राइस जो है स्टेपल फूड है। किसका? इंडिया का और एशिया का ही है ना। इंडिया और एशिया का राइस क्या है? स्टेपल फूड है। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का स्टेपल फूड क्या है, विश्व का स्टेपल फूड क्या है, तो विश्व का तो गेहूं है ना। वर्ल्ड का स्टेपल फूड कौन सा है? तो आंसर है गेहूं, है ना। वर्ल्ड का स्टेपल कौन सा है? तो आंसर है व्हीट स्टेपल फूड है। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंडिया का स्टेपल फूड कौन सा है और एशिया का कौन सा है, तो आपको बताना राइस, क्योंकि एशिया में और इंडिया में 90% पॉपुलेशन क्या करती है? राइस को खाती है। इन इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सीरियल क्रॉप के उत्पादन में कौन सी सीरियल क्रॉप है ना नंबर 1 है, प्रोडक्शन में, एरिया में नंबर 1 है, तो वह राइस। जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं,
सीरियल क्रॉप्स में अगर हम बात करें इंडिया में, भारत में, तो उत्पादन में और एरिया में, प्रोडक्शन में और एरिया में नंबर 1 पोजीशन को उसकी है राइस की, सीरियल क्रॉप्स में ना, फर्स्ट पोजीशन अमंग द सीरियल। सीरियल मतलब अनाज वाली फसलें, जैसे हमारा व्हीट है, राइस है, मेज है, बाजरा, इन सब के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा हमारा राइस है। राइस जो होती है, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, सभी सीरियल क्रॉप्स में राइस जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। राइस में जो सीरियल क्रॉप्स होती है, राइस, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स है, तो जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है उन सब में प्रोटीन की मात्रा कम होती है ना, मतलब राइस में सबसे कम होती है। आपको क्या याद रखना है कि राइस जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, एज कम्पेयर दूसरी जो सीरियल क्रॉप्स होती है उसमें, जैसे गेहूं में, बाजरा में, मक्का में, उसकी तुलना में धान के अंदर, राइस के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। कितना होती है, वो आंसर है 6 से लेकर 7% है ना। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 6 से लेकर 7% होती है। किसमें, व्हाइट राइस में। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राउन राइस है ना, भूरी धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, तो आपको बताना 7.8%। कितना होती है, 7.8% होती है ब्राउन राइस में। ब्राउन राइस में कितना होता है, 7.8% प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, धान के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि धान में बसा कितना होता है, फैट, तो 2 to 5 है ना, 2 से लेकर 2.5% क्या होता है फैट की मात्रा, 2 से लेकर 2.5% क्या होता है फैट की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, होलिंग प्रतिशत। राइस का जो होलिंग प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 66% होता है। होलिंग परसेंटेज कितना होता है, 66 है ना। होलिंग परसेंट इन राइस है 66% और 2/3 ऑफ द पैडी कितना होता है, 2/3 पार्ट। ठीक है, होलिंग प्रतिशत जो होता है कितना होता है, तो होलिंग प्रतिशत होता है 66% और 2/3 है ना, 2/3 ऑफ द पैडी। अब ये होलिंग प्रतिशत क्या होता है, होलिंग प्रतिशत का मतलब हम कह सकते हैं छिलका प्रतिशत कितना होता है, तो आंसर है 66% होता है। छिलका को कहते हैं हुल, क्या कहते हैं, हुल, HULL कहते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ये बनता है हम लेमा प्लस पिलिया। तो राइस के जो हस्क होता है, राइस का जो भूसा है, हस्क है, छिलका है, उसको क्या बोलते हैं, हुल कहते हैं। राइस का जो छिलका या फिर भूसा जिसे हम कहते हैं, किसका कहते हैं, उसको हम हुल कहते हैं। ये बना होता है लेमा प्लस पिलिया, किसका बना होता है, लेमा प्लस पिलिया का बना होता है। किसका, लेमा प्लस पिलिया का बना होता है। ठीक है, अब ये लेमा पिलिया क्या होते हैं, देखो एक तरफ जो आपको धान का जो छिलका दिखेगा, एक हिस्सा जो है लेमा कहलाता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, पीलिया है ना। दूसरा हिस्सा क्या होता है, पीलिया यहाँ पर, और लेमा। ठीक है, ये दो हिस्से जो होते हैं लेमा प्लस पीलिया, उनको बोलते हैं हम हल, दोनों को मिला के। ठीक है, अगर इसको निकाला जाए कितना प्रतिशत निकलता है धान के अंदर, 66% निकलता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला समझने के लिए हमको पहले धान में और राइस में अंतर पता होना चाहिए कि धान का क्या मतलब होता है और राइस का क्या मतलब होता है। तो देखो, पैडी का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, हस्क लगा हो, छिलका है ना, जिसमें हस्क लगा हो या फिर हुल अटैच हो, जिसमें छिलका अटैच हो। ठीक है, छिलका अटैच हो, उसको क्या बोलते हैं हम, पैडी धान कहते हैं। और जिसमें हमने छिलका हटा दिया हो, रिमूव कर दिया हो, ठीक है, जब हम छिलका हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं राइस। क्या कहते हैं उसे हम, राइस कहते हैं, चावल कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। जब हम छिलका हटा देते हैं तो शायद जो व्हाइट कलर का निकलता है अंदर, वो क्या होता है, चावल होता है। जब छिलका अटैच होता है वो पैडी होती है। तो बस सिंपल है कि हमने क्या किया, 1 kg पैडी का वेट लिया, फिर उसमें से छिलका निकाल दिया, तो क्या बन गया, राइस। तो ऊपर क्या करना, वेट ऑफ द राइस ग्रेन और वेट ऑफ द पैडी ग्रेन इंटू 100, ये होलिंग प्रतिशत है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। हमने 1 kg पैडी ली, पैडी मतलब जिसमें छिलका लगे थे। ठीक है, और उन्होंने हमसे ग्रेन निकाले, छिलका अलग कर लिए, ग्रेन अलग कर लिए, तो ग्रेन का वेट प्लस जो हमने पैडी लिया 1 kg, वो बात समझो, तो होलिंग परसेंटेज है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, होलिंग प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, वेट ऑफ द हस्क्ड राइस। हस्क्ड राइस का मतलब क्या है कि जिसमें से छिलका हमने हटा दिया। ठीक है, जिसमें से हमने छिलका हटा दिया उसका वेट, और नीचे किसका, अनहस्क्ड राइस का, जिसमें अभी छिलका अटैच है। ऊपर किसका, वेट ऑफ द हस्क्ड राइस, जिसमें से छिलका हमने हटा दिया वो। ठीक है, जो हस्क रिमूव कर दिया वो। नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ द अनहस्क्ड राइस, जिसमें से हमने हस्क अभी रिमूव नहीं किया है, इंटू 100। तो इसको वेट को क्या बोलते हैं, होलिंग परसेंटेज कहते हैं, जो कि 66% होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन जनरल जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारा व्हीट है, मेज है, सोरगम है, जो भी नॉर्मल सीरियल क्रॉप्स होती है, उनको 1 kg ड्राई मैटर बनाने के लिए, सीरियल क्रॉप्स को 1 kg ड्राई मैटर बनाने के लिए कितने
तो 1 kg ड्राई मैटर बनाने के लिए एवरेज 400 से 500 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितना? 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसको पड़ती है? जो सीरियल क्रॉप्स होती है हमारी उनको पड़ती है। लेकिन इनकी तुलना में जो धान होती है, इनकी तुलना में जो राइस होती है उसको इनसे 10 गुना ज़्यादा अधिक पानी चाहिए। 1 kg ड्राई मैटर 1 kg खाना बनाने के लिए इनकी राइस को ये जो दूसरी सीरियल क्रॉप्स होती है उनकी तुलना में 10 गुना पानी अधिक चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इन जनरल जो सीरियल क्रॉप्स होती है उनको लगभग कितना 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 kg ड्राई मैटर बनाने के लिए। लेकिन जो धान होती है, धान इनसे 10 गुना अधिक पानी चाहिए। कितना? 10 गुना पानी अधिक चाहिए। कितना? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितना होती है? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 kg राइस बनाने के लिए। ठीक है। अब जो राइस ग्रेन होता है उसको हम कहाँ खेती करते हैं? एक वाटर लूड कंडीशन के अंदर करते हैं कि नहीं? ठीक है, तभी तो करते हैं क्योंकि भाई पानी की हमको बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। इसके बाद राइस ग्रेन जो होता है, राइस में जो प्रोटीन होती है, राइस की प्रोटीन को हम ओराइजिन कहते हैं। उसमें अब प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। राइस की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओराइजिन। राइस की प्रोटीन को क्या बोला जाता है? ओराइजिन। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन बनी होती है हमारी अमीनो एसिड की। तो कौन सा अमीनो एसिड ज़्यादा होता है? तो राइस की प्रोटीन के अंदर लाइसिन अमीनो एसिड ज़्यादा होता है। 4% तक लाइसिन अमीनो एसिड की ज़्यादा होती है। अब राइस के अंदर जो डॉर्फिंग जीन होती है, ठीक है, धान के अंदर बोनेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होती है वो कौन सी होती है? तो डीजीबोजेन। कौन सी जीन होती है? डीजीबोजेन जीन होती है ना। कौन सी जीन? डीजीबोजेन होती है। डॉर्फिंग जीन इन राइस कौन सी होती है? तो आंसर है डीजीबोजेन होती है। क्लियर है? बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन होती है, रेस्पॉन्सिबल जीन। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ प्राइस कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40% जो होता है हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। अब ये हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है समझना आप। कितना होता है? 40% है। 40 हार्वेस्ट इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है HI बराबर क्या होता है? HI बराबर क्या होता है? इकोनॉमिक यील्ड है ना। इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? HI हार्वेस्ट इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल इनटू 100। या फिर इसको कहते थे HI बराबर, ठीक है, ग्रेन वेट। ऊपर आता है ग्रेन, नीचे आता है ग्रेन प्लस स्ट्रो। ग्रेन प्लस स्ट्रो भूसा का वजन है ना। ऊपर ग्रेन वेट, ठीक है, नीचे ग्रेन का वेट और किसका? साथ साथ में भूसा का वजन भी इनटू 100। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। तो कितना होता है राइस का? 40 होता है। अब जो राइस का टेस्ट वेट होता है कितना होता है? 25 ग्राम। 25 ग्राम क्या होता है? राइस का टेस्ट वेट होता है, परीक्षण भार होता है। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। कितना? 1000 सीड्स का जो वेट्स होता है उसे क्या कहते हैं हम? टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है, कितना होता है? 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट जो बासमती राइस होती है उसका कितना होता है? 21 ग्राम। बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? तो आंसर 21 ग्राम होता है। टेस्ट वेट राइस का कितना है? 25 ग्राम। ठीक है, अब मैंने अगला पॉइंट है कि जो एरेनकाइमा टिश्यू होता है राइस के अंदर, रूट्स में क्या होता है? एक एरेनकाइमा टिश्यू होता है जो कि रेस्पिरेशन में, श्वसन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि राइस की जड़ें तो पानी में रहती हैं। अब पानी में जड़ें ऑक्सीजन को उपलब्ध जो अवेलेबल नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि श्वसन में, रेस्पिरेशन में मदद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम अब क्लासिफिकेशन की, है ना। अब किसकी बात करते हैं हम? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में देखो, अब जीनस ओराइजा है। क्या है? जीनस ओराइजा। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो राइस का जीनस कौन सा है? ओराइजा है। ओराइजा जीनस जो है, ठीक है, ओराइजा जीनस की इसकी कितनी जाति हैं? 24 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? ओराइजा जीनस की 24 स्पीसीज है। अब ये 24 स्पीसीज जो हैं, ध्यान से सुनना, जीनस ओराइजा कितनी जाती है? 24। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 24 क्रोमोसोम है तो 24 जातियां, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ इसका ये तो एक संयोग है। ठीक है, जीनस के अंदर स्पीसीज होती हैं अलग अलग, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। यहाँ तो एक संयोग की बात है कि यहाँ पर जीनस कितना है? क्रोमोसोम नंबर 24 है, तो जीनस भी 24 है, ऐसा। ठीक है, स्पीसीज भी 24 है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो 24 प्रजाति होती है जीनस स्पीसीज जो होती हैं, उसमें से 2 ही क्या होती है? कल्टिवेटेड। 2 ही क्या होती है?
कल्टीवेटेड होती हैं, बाकी कल्टीवेटेड नहीं होती हैं। ठीक, अब इसमें से जो कल्टीवेटेड होती हैं दो, उसमें से कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी ओराइजा सटाइवा होती है और एक होती है ओराइजा ग्लेवेरिमा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा जो होती है उसको हम एशियन राइस भी कहते हैं। ओराइजा सटाइवा को क्या कहते हैं? हम एशियन राइस भी कहते हैं। ये होती है 2N/24 वाली, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और मेनली एशिया के अंदर इसको लगाया जाता है। किसको? ओराइजा सट। अब ओराइजा सटाइवा की भी 3 क्या होती है? ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पीसीज होती हैं। ओराइजा सटाइवा इंडिका जो कि भारत में, इंडिया में लगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा जापोनिका जो कि जापान में लगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा जावोनिका जो भी कि इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। तो हम देखते हैं कि ओराइजा सटाइवा जो इंडिका है उसका उत्पादन, प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होता है। जो कहाँ लगाया जाता है? वो इंडिया के अंदर ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक रीजन में लगाया जाता है। इंडिका जो है ग्रोइंग थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया मतलब भारत, ठीक है, यहाँ पर लगाया जाता है। एंड ये जो हाई इनपुट कंडीशन होती है ना, एंड इन रेस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन, कहने का मतलब क्या होता है कि जो अपन अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा जो अगर इनपुट देंगे तो इतना ज़्यादा इसकी ईल्ड में हमको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करता है। दूसरे नंबर का होता है जापोनिका। जापोनिका लगाया जाता है जापान के टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन में। जापान के ग्रो इन द टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान एंड रेस्पॉन्स टू इंटेंसिव हाई इनपुट कंडीशन, मतलब जहाँ पर इनपुट डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इनपुट क्या दिखाता है? रेस्पॉन्स। इसी के कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अगर आप तीनों में प्रोडक्टिविटी देखोगे ना कि तीनों में केजी पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, आप समझिए ना, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? तो केजी पर हेक्टेयर या फिर क्विंटल पर हेक्टेयर, यह मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का, केजी पर हेक्टेयर, क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर आप देखोगे तो जापोनिका राइस जो है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। इसका जो ग्रेन शेप होता है वो होता है ओवल टू राउंड शेप। इसको हम ब्लू राइस भी कहते हैं। जापोनिका को हम क्या कहते हैं? ब्लू राइस भी कहते हैं। अगला तीसरा है जापोनिका जो कि इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है और एक वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड फॉर्म में इंडोनेशिया में किया जाता है। अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की है ना, उत्पादकता, तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? जापोनिका फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पर जावोनिका और तीसरे नंबर पर कौन आता है? हमारा इंडिका आता है। ठीक है, तो जो जापोनिका और जावोनिका होती है वो क्या होती है? फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों जो स्पीसीज जो हैं जापोनिका और जावोनिका, इन पर लाइट का जो डे लेंथ होती है, शॉर्ट डे लॉन्ग डे, उन पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंडिका होती है उस पर डे लाइट का, डे लेंथ का थोड़ा असर होता है। तो यहाँ पर जो राइस है वो अपना कौन सा? शॉर्ट डे प्लांट होता है। राइस कौन सा होता है? शॉर्ट डे होता है, मतलब दिन की लंबाई या फिर रात की लंबाई जिसको कहते हैं डे लेंथ और नाइट लेंथ, इसका असर होता है, मतलब फोटो पीरियोडिज्म आपको देखने को मिलेगी। तो जो इंडिका जो होता है वो क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है, प्रकाश संवेदी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, एक और है जिसका नाम है ब्लैक राइस या पर्पल राइस। ये ओराइजा सटाइवा जो इंडिका है उसकी एक स्पीसीज है ना, ओराइजा सटाइवा इंडिका का ही है ब्लैक राइस या पर्पल राइस। ये जो ब्लैक राइस या पर्पल राइस जो होता है, ठीक है, इन सब स्पीसीज होता है बिलोंग ओराइजा सटाइवा। ठीक है, इस ब्लैक राइस या पर्पल राइस में आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा। क्या होता है? आयरन ज़्यादा होता है, विटामिन ई ज़्यादा होती है। ठीक है, आयरन ज़्यादा होता है, विटामिन ई ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलेंगे आपको। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में इसका जो कलर होता है, पर्पल कलर जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण इसका ऐसा कलर होता है। ठीक है, किसके कारण? तो आंसर एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण इसका ऐसा कलर होता है। ठीक है, ये कहाँ ग्रो किया जाता है? ये ग्रो किया जाता है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मणिपुर रीजन। ठीक है, म्यांमार से सटा हुआ बॉर्डर जो है मणिपुर के अंदर है ना। कहाँ पर? मणिपुर, भारत के मणिपुर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। इसकी दो वैरायटी है, एक होती है इंडोनेशियन ब्लैक और एक होती है थाई जास्मिन ब्लैक। इसकी दो वैरायटीज हैं, एक होती है हमारी इंडोनेशियन ब्लैक। कौन सी? इंडोनेशियन ब्लैक। ठीक है, और दूसरी होती है थाई जास्मिन ब्लैक। कौन सी? थाई जास्मिन ब्लैक। इसकी दो वैरायटी है, थाई जास्मिन ब्लैक। ठीक है, क्लियर? ये दो वैरायटी यहाँ पर इंडोनेशियन ब्लैक और थाई जास्मिन ब्लैक। ठीक है, ग्रो इन द मणिपुर रीजन। ठीक है, जो कि कहाँ से? म्यांमार के पास से सटा हुआ जो रीजन है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आई होप हमको आज अभी तक क्लियर होगा सारी चीज़।
अब अगली जो स्पीसी है वो हमारी ओराइजा ग्लेवेरिमा। ओराइजा ग्लेवेरिमा जो कि वाइल्ड है एक प्रकार से, वो कहाँ पर लगाई जाती है, अफ्रीका के अंदर लगाई जाती है। ओराइजा ग्लेवेरिमा जो कि कहाँ लगाई जाती है, अफ्रीका के अंदर लगाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि राइस किस प्रकार की क्रॉप है, तो आपको याद रखना है राइस एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित पुष्प है ना। कैसी है, स्वपरागित पुष्प है। कैसी है, स्वपरागित सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक, इसके बाद फ्रूट टाइप कैसा है, तो आंसर है फ्रूट टाइप कैसा होता है, कैरियोप्सिस। राइस का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, तो राइस का फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस सभी अनाज वाली जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं सबका फ्रूट टाइप क्या होता है, कैरियोप्सिस ही होता है। ठीक है, द ग्रेन एंड कैरियोप्सिस। ठीक है, याद अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं, जो चारों ओर से लेमा प्लस पिलिया जैसे हुल के द्वारा कवर रहता है। अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। राइस स्टेम जो होता है, राइस का जो तना होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है होल्म या फिर इसको कल्म कहते हैं, जो कि इसके बीच में आपको इंटरनोड, नोड और इंटरनोड मिलेंगे ना। नोड ये क्या है, नोड है, ठीक है, और ये क्या है, इंटरनोड है ना। ये क्या है, इंटरनोड है। क्लियर है, नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलेंगे इसके बीच बीच में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम जो होता है, राइस का जो पुष्पक्रम होता है, आपको उसमें कितने क्या कहते हैं, उसको हम पेनिकल कहते हैं। राइस के पुष्पक्रम को, इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, हम पेनिकल कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट है ना, छोटी छोटी जो वो होती है अपनी बाली, आपने देखा होगा ऐसे ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट है ना, ऐसे इनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम पेनिकल कहते हैं। राइस के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल। और राइस का जो फ्लोवर होता है उसमें स्टेमन्स कितने होते हैं, 6 स्टेमन्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने स्टेमन्स आपको, 6 स्टेमन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ तक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, हम राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम पेनिकल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे बात करते हैं, तो देखिए आप राइस के फ्लोवर में कितने स्टेमन्स होते हैं, राइस फ्लोवर में के अंदर कितने स्टेमन्स, स्टेमन्स जो होता है तो 6 स्टेमन्स होते हैं। पहले ये बात सुनो कि स्टेमन्स क्या होते हैं, कि स्टेमन्स जो होते हैं वो मेल पार्ट होता है। फ्लोवर के अंदर जो मेल भाग होता है, नर, ठीक है, मेल पार्ट जो होता है फ्लोवर के अंदर वो कौन सा होता है, स्टेमन्स होता है। ठीक है, अब स्टेमन्स कितने होते हैं, 6। इसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, स्टेमन्स जो बना होता है एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट का बना होता है। एंथर और फिलामेंट दोनों से मिलकर क्या बनता है, तो आंसर है पुंकेसर बनता है। क्लियर है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है। आगे बात करते हैं कि क्लाइमेट के आधार पर जो राइस जो है किस प्रकार की क्रॉप है, तो आंसर है C3। राइस C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट होता है और रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस प्रकार की जलवायु चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। राइस को ग्रो करने के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सोइल किस प्रकार की चाहिए, तो क्ले टू क्ले लोमी सोइल है ना। क्ले और क्ले लोमी सोइल आर द बेस्ट फॉर द राइस कल्टीवेशन। धान की खेती के लिए क्ले और क्ले लोमी सोइल क्या चीज सबसे अच्छी होना चाहिए। दूसरे अगर हम बात करते हैं कि अगर एसिडिक सोइल है, अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा की जो पीएच है 4 से 6 होना चाहिए, वो और सबसे अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो एसिडिक सोइल आर गुड फॉर द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, एसिडिक सोइल जो होती है क्या होती है, राइस कल्टीवेशन के लिए और अच्छी होती है, जिसका पीएच 4 से 6 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एवरेज टेम्परेचर है ना, कि धान के उत्पादन में जो औसत तापमान की आवश्यकता होती है, एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो कितना चाहिए, 21 से लेके 37। एवरेज टेम्परेचर 21 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोवरिंग, पुष्पन के लिए, फ्लोवरिंग के लिए टेम्परेचर कितना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीएस सीएफओ के लिए। फ्लोवरिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए हमको 26.5 से लेके 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर हमको चाहिए फ्लोवरिंग के लिए, 26.5 से लेके 29.5। और मैच्योरिटी के समय टेम्परेचर कितना चाहिए, मैच्योरिटी के समय टेम्परेचर 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 3 टेम्परेचर याद रखना है कि एवरेज टेम्परेचर 21 से लेके 37, फ्लोवरिंग के लिए 26.5 से लेके 29.5 और मैच्योरिटी के लिए 20 से लेके 25। ठीक है, मैच्योरिटी के लिए लगा 20 से लेके 25, एवरेज टेम्परेचर हमारा 21 से लेके 37 और फ्लोवरिंग के लिए 26 से लेके 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है।
ठीक है। इन इंडिया अगर हम बात करें, मोस्टली राइस कल्टीवेटेड इन इंडिया, मोस्टली राइस इज कल्टीवेटेड, ठीक है, इंडिया के अंदर वाटर लोड, ठीक है, लो लैंड कंडीशन है ना, लो लैंड कंडीशन या वाटर लोड कंडीशन के अंदर करते। इसका मतलब होता है अगर हम धान को जल भरी हुई खेत में, है ना, वाटर लोड कंडीशन के अंदर खेती करते हैं तो इसको कहते हैं लो लैंड। अगर हम डायरेक्ट सीड ड्रिल से डायरेक्ट विदाउट वाटर लोड कंडीशन में करते हो तो इसको कहते हैं अपलैंड राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो लो लैंड और अपलैंड का मतलब क्या होता है? लो लैंड का मतलब होता है अगर हम खेत में पानी भर के पडलिंग करके अगर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं तो वो लो लैंड है। अगर हम डायरेक्ट सीड ड्रिल से करते हैं तो अपलैंड है, ठीक है। तो लो वाटर लोड कंडीशन के अंदर की जाती है। आगे पढ़ते हैं। राइस जो है उसको हम किस कंडीशन में उगाते हैं? सबमर्ज कंडीशन में। मैंने आपको बताया ना कि पानी के भरी हुई खेत में उगाते हैं, पानी के खेत में उगाते हैं, उसको कहते हैं सबमर्ज कंडीशन, अंडर सबमर्ज कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर जो रूट्स होती है, जड़ा होती है धान की, वो डायरेक्ट क्या नहीं ले पाती, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन को ग्रहण किससे नहीं कर पाती है? तो पानी से, ठीक है ना। तो क्या होता है इनमें, एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, एरेनकाइमर टिश्यू ऑफ लीव, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ऊपर से नीचे की तरफ भेजता है। तो आपको याद रखना है श्वसन में कौन सा टिश्यू मदद करता है? एरेनकाइमर टिश्यू हेल्प करता है। अब हम राइस के खेत में हमको कितने सेंटीमीटर तक पानी भर के रखना है? तो धान के खेत में हमको 5 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वाटर लेवल बना के रखना होता है। कितना? 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन। हमको इतना पानी बना के रखना है। कब से कब तक? कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के एक वीक बाद, है ना, ट्रांसप्लांटिंग के एक सप्ताह बाद से लेके जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं उससे 2 से 3 सप्ताह पहले तक, है ना, हार्वेस्टिंग से 2 से 3 वीक पहले तक हमको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर हमको पानी भर के रखना है। फील्ड के अंदर कितना? 5 सेंटीमीटर तक पानी वाटर लेवल बना के रखना है। डेप्थ तक, अगर हमारा ये फील्ड है ना ऐसे, तो इसमें डेप्थ अगर बात करें, डेप्थ 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक हमको गहराई तक क्या रखना है, पानी भर के रखना है। कब से? तो ट्रांसप्लांटिंग के एक सप्ताह बाद से लेके कब तक रखना है? तो हार्वेस्टिंग से 2 से 3 सप्ताह पहले तक ऐसा हमको करके रखना है। जिससे क्या होगा, राइस को प्रॉपर पानी मिलेगा, जिससे क्या होगा, राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा हो। अगर हमको क्या चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, तो हमको इरिगेशन प्रॉपर देना पड़ेगी। अगर हम वाटर देने में, इरिगेशन में कंजूसी करेंगे तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि राइस का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड हार्वेस्टिंग टाइम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अंदर हमको 3 अलग अलग पढ़ते हैं कि अस राइस क्या होता है, अमन राइस क्या होता है, बोरो राइस क्या होता है। अस राइस क्या होता है, अमन राइस क्या होता है, बोरो राइस क्या होता है। अस को हम ओटम राइस भी कहते हैं, अस राइस को हम ओटम राइस भी कहते हैं, या और इसको हम क्या कहते हैं, प्री मानसून, ठीक है, प्री मानसून या प्री खरीफ राइस भी कहते हैं, जिसकी सोइंग टाइम कब होता है, जिसका सोइंग टाइम अप्रैल से लेके मई जून में होता है। कब होता है? मई जून में। हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर, जो कि कितने परसेंट? ओनली 7% एरिया में। तो आपको ये याद रखना है कि जो अस राइस होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ओटम राइस भी कहते हैं, ठीक है। प्री खरीफ सीजन ओटम राइस, ठीक है, प्री खरीफ भी कहते हैं उसको, ओटम राइस भी कहते हैं, प्री मानसून भी कहते हैं इसको। हम कब लगाते हैं? मई जून में इसको सोइंग की जाती है। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? इसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में करते हैं। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में लगाते हैं? 7% क्षेत्रफल में लगाते हैं। दूसरे नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर का अमन राइस, खरीफ राइस, विंटर राइस, रबी राइस। 4 नाम है, अमन राइस, खरीफ राइस, इसको हम विंटर राइस और रबी भी कहते हैं। क्यों अमन को हम खरीफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बुवाई खरीफ सीजन में करते हैं। कब करते हैं? जून जुलाई में। इसकी जो सोइंग कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। इसको हम रबी और विंटर क्यों कहते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में करते हैं, ठीक है। और 84% क्षेत्रफल में लगाया जाता है। तीसरे नंबर का होता है बोरा, या है ना, बोरो राइस और डलुआ राइस और समर राइस, ठीक है। बोरो राइस कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल में। डलुआ कहते हैं उड़ीसा में। और समर राइस, इसका जो बुवाई का समय है उसको हम स्प्रिंग राइस भी कहते हैं, याद रखना, इसको हम स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। इसका जो सोइंग टाइम होता है वो कब होता है? सोइंग टाइम नवंबर से लेके दिसंबर में होता है। और हार्वेस्टिंग टाइम मार्च से लेके अप्रैल। हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? तो आंसर मार्च से लेके अप्रैल में होता है। और 9% क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है। कितने? 9% क्षेत्रफल में इसकी बुवाई की जाती है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम, ठीक।
अब अपना सोइंग सीजन यही हमने पढ़े अभी तक है ना। राइस इंडिया के अंदर राइस जो है कितने सीजन, तीनों सीजन में ग्रो किए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा अस, ऑटम, अमन, तीनों पढ़ा हमने, अस राइस, अमन राइस और बोर। तो अमन की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं, अभी हमने तीनों पढ़ लिया, वही लिखा है सेम कुछ। अमन राइस की खेती 84% क्षेत्रफल में की जाती है टोटल एरिया का। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपना, राइस है ना। राइस के जो कौन कौन सी स्टेट है जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कौन कौन से राज्य जहाँ पर धान का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, ठीक है ना, यूपी, ये सारे राज्य जो होते हैं क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग, ठीक है, हरियाणा, ये सभी करते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल जो है उसका क्या उत्पादन है और राइस में प्रोडक्शन नंबर 1 है, ठीक है। यूपी के बाद थर्ड पोजीशन किसकी, आंध्र प्रदेश की। और अब मेन इंपोर्टेंट है सीड रेट, मेन इंपोर्टेंट क्या, बीज दर। तो सीड रेट आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल या डायरेक्ट सोइंग की है ना, नॉर्मल या ब्रॉडकास्टिंग तरीके से या डायरेक्ट सोइंग में सीड रेट कितनी होती है, 100 kg। ब्रॉडकास्टिंग तरीके डायरेक्ट सोइंग में कितनी होती है, 100 kg, कितनी 100 kg पर हेक्टेयर होती है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा ड्रिलिंग मेथड में, ठीक है, ड्रिलिंग मेथड में कितनी होती है, 60 kg होती है। इसके बाद हाइब्रिड राइस की सीड रेट कितनी होती है, 1.5 से लेके 1.5 कितनी होती है, 15 हाइब्रिड राइस की जो सीड रेट होती है 15 kg पर हेक्टर या फिर 15 से लेके 20। हाइब्रिड राइस की जो होती है 15 या फिर एक रेंज होती है 15 से लेके 20। इसके बाद आपसे पूछेंगे डेपोक मेथड, तो डेपोक मेथड की जो सीड रेट होती है 1.5 से लेके 3 kg पर मीटर स्क्वायर है ना। आपको कहेंगे ये 3 से 4 भी देखने को मिल सकती है किसी किसी बुक में, आपको एवरेज 3 kg पर मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। ट्रांसप्लांटिंग राइस की कितना है, 40 kg पर हेक्टर, कितना है, 40 kg पर हेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगला एक सीड रेट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया अपना। तो आपको याद रखना सीड रेट जो है कौन कौन सी थी सीड रेट, एक तो अपनी ट्रांसप्लांटिंग के लिए थी 40। इसके बाद अपना हाइब्रिड राइस की सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी कितना है, हाइब्रिड राइस के लिए कितनी होती है, तो आंसर हाइब्रिड राइस के लिए 15। एक होती है SRI है ना, श्री मेथड में, श्री मेथड के अंदर याद रखना कितनी होती है, 5 से लेके 8 है ना। SRI मेथड जो होता है श्री मेथड में कितनी होती है, तो आंसर है 5 से लेके 8 kg होती है, 5 से लेके 8 kg पर हेक्टेयर होती है श्री मेथड के अंदर, है ना। अब इसके बाद स्पेसिंग की बात करें, राइस में जो स्पेसिंग होती है ना, स्पेसिंग, तो स्पेसिंग कितनी होती है, 20 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। राइस में जो रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन जनरल अगर आपको आपका जो फील्ड है, आपका अगर जो फील्ड है हमारा, ये हमारा 1 हेक्टेयर का फील्ड है ना, और 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हमको कितने एरिया में नर्सरी लगाना चाहिए, कितने एरिया क्षेत्रफल में हमको नर्सरी लगाएं जिससे कि 1 हेक्टेयर के लिए हमारी जो प्लांट है वो सफिशिएंट हो जाए। तो जितना भी एरिया में हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जितने भी एरिया में हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है उसका 1/10 हिस्सा, ठीक है, उसका 1/10, इसका 1/10 हिस्सा हमको में नर्सरी लगाना। तो हमको कितने एरिया में लगाना है, तो हमको 10,000 मीटर स्क्वायर में लगाना है ना, उसका 10th पार्ट, तो कहने का मतलब 1000 मीटर स्क्वायर। अगर हमको क्या करना है, 1 हेक्टेयर में राइस को ट्रांसप्लांटिंग करना है, 1 हेक्टेयर का कहने का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हम कितने एरिया में नर्सरी लगाते हैं, तो आंसर 1000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाते हैं, मतलब 1/10। अगर मैं कहूँ आपसे कि 2 हेक्टेयर में नर्सरी लगाना है, 2 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करना है, आपका खेत 2 हेक्टेयर का है, तो आप क्या कहोगे कि हमको 2000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाएं। अगर आपका खेत 5 हेक्टेयर का है, मतलब 50,000 मीटर स्क्वायर है, तो कितने में लगाएंगे हम, 5000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाएंगे। बात समझ में आ गई, तो मतलब भाई 1/10। तो इन जनरल नर्सरी एरिया ऑफ फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस इज 1/10 ऑफ द ट्रांसप्लांटेड एरिया, ठीक है। अगर आपको 1 हेक्टेयर में नर्सरी, 1 हेक्टेयर में फॉर 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस, तो आपको नर्सरी कितने में लगाओगे, 1000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी एरिया लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 1000 मीटर स्क्वायर में क्या लगाई जाती है, नर्सरी लगाई जाती है, ठीक है। द ऑप्टिमम स्टेज, हम कब ट्रांसप्लांट, नर्सरी स्टेज से हमको खेत में कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए। एक तो ऑप्टिमम स्टेज क्या होती है, तो ऑप्टिमम स्टेज होती है 4 लीफ स्टेज, जब सीडलिंग के अंदर 4 पत्तियां आ जाती है ना, जब सीडलिंग के अंदर कितनी 4 लीफ आ जाती है, जब 4 पत्तियां आ जाती है, उस समय क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है लोलैंड कल्टीवेशन। लोलैंड का मतलब होता है कि हम
वाटर लॉक्ड, पडल, फ्लडेड जो कंडीशन, उसके अंदर कल्टीवेशन करना। किसके अंदर? फ्लडेड मतलब पानी भरा हुआ है, पडलिंग करने के बाद उसके अंदर है ना सैचुरेटेड सॉइल में क्या करना? कल्टीवेशन करना। उसको क्या बोलेंगे हम? लोलैंड राइस। ग्रोइंग ऑफ राइस इन फ्लडेड, पडल और सैचुरेटेड सॉइल बाय ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। ठीक है, प्लांट ग्रो इन नर्सरी। पहले हम नर्सरी में लगाते हैं, फिर नर्सरी से निकाल के सीधे कहाँ ले जाते हैं? फ्लडेड, पडल, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर इसको ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम देखो, मेन एक फायदा हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर बीड प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, लोलैंड राइस कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर खरपतवार या बीड की प्रॉब्लम बहुत कम होती है अपलैंड की तुलना में। वीड प्रॉब्लम एज लेस कंपेयर टू द अपलैंड राइस एंड यील्ड इज हाई। थोड़ा उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है, अपलैंड से। और मेन जो प्रॉब्लम है, जो फार्मर का जहाँ पर कॉस्ट बचत हो जाती है, वो होती है वीड, है ना, खरपतवार के प्रबंधन में वीड मैनेज, क्योंकि यहाँ पर वीड का इन्फेस्टेशन थोड़ा कम होता है। किसके अंदर? लोलैंड के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेपोक मेथड, अब हम पढ़ते हैं राइस नर्सरी लगाने का मेथड। डेपोक मेथड ऑफ राइस नर्सरी। देखो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो डेपोक मेथड है राइस नर्सरी लगाने का, ये किस देश से हमारे देश में आया? तो डेपोक मेथड ऑफ राइस नर्सरी लगाने का ये किस देश से आया? ये है हमारे देश में मेडागास्कर, सॉरी कहाँ से? फिलीपींस से, सॉरी फिलीपींस से आया। ठीक है, मेडागास्कर से SRI मेथड आया हुआ है। तो ये हमारे देश में कहाँ से आया? IRRI फिलीपींस के द्वारा आया है। ठीक है, IRRI फिलीपींस से हमारे देश में आया। ठीक है, सबसे पहले किस? तो आंसर है सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश के कुछ किसानों ने इसको यूज किया। ठीक है, कहाँ से आया? IRRI से आया, फिलीपींस से आया डेपोक मेथड। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस मेथड में, किसमें? डेपोक मेथड में कितने दिन बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो, है ना? कितने दिन बाद आप नर्सरी से हम कितने दिन बाद फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? तो डेपोक मेथड में जो नर्सरी लगाते हैं वहां से हम खेत में जब ट्रांसप्लांट, लगभग एवरेज 12 दिन बाद। कितने दिन बाद? 12, या फिर एक रेंज होती है 11 से लेके 14 दिन बाद, है ना। नर्सरी लगाई, जब नर्सरी 11 से 14 दिन के बीच में हमको क्या करना होता है ट्रांसप्लांटिंग फील्ड में, तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? 12 दिन बाद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सीडलिंग होती है ना, यहाँ पर इट कंप्राइजेस डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। यहाँ पर जो नर्सरी लगाने का तरीका होता है वो लगाते हैं वुडन प्लेक्स पर, है ना, मतलब लकड़ियों के तख्तों पर पॉलीथीन शीट से कवर करके, मतलब जमीन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारी सीडलिंग नहीं होती है ना। देखो, रेट फॉर नर्सरी, यहाँ पर जो सीड रेट होती है, मैंने आपको अभी बताया कि डेपोक मेथड में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि डेपोक मेथड में जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? 1.5 से लेके 3 kg पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमने नर्सरी लगाते हैं, है ना, वुडन प्लैंक्स, ठीक है, ट्रेज, कंक्रीट फ्लोर, सीड बेड कवर्ड विद डायरेक्ट जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। ठीक है, ऐसे वुडन प्लैंक्स पर मिट्टी डाल के उसमें, मतलब सोइल में डायरेक्ट नहीं लगाते अपन, जो अपना खेत है उसमें नहीं लगाते। वुडन प्लैंक्स पर, ट्रेज पर, कंक्रीट पर, इन सब पर लगाया जाता है। आप डायग्राम देखिए तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। इस तरह से लगाया जाता है ना, इस तरह से क्या होता है, इसको लगाया जाता है। तो हमको कितने एरिया में नर्सरी लगाएं, कितने एरिया में नर्सरी लगाएं कि जो एक डेपोक मेथड से कितने एरिया में नर्सरी लगाएं कि जो 1 हेक्टर के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो डेपोक मेथड से याद रखना 25 से 30 मीटर स्क्वायर की नर्सरी, है ना। डेपोक मेथड से 25 से 30 मीटर स्क्वायर की नर्सरी 1 हेक्टर के लिए सफिशिएंट होती है। डेपोक मेथड से जब हम नर्सरी लगाते हैं तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर की नर्सरी कितना? 1 हेक्टर के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, अगर या फिर कहें 1 मीटर स्क्वायर की जो नर्सरी होती है ना, 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपने नर्सरी लगाई है तो फील्ड के 200 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होती है? सफिशिएंट होती है। क्लियर है यहाँ तक? इस मेथड से फायदा क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है वो 4 दिन पहले फ्लावर आते हैं। क्रॉप्स फ्लावर 4 days अर्लियर राइस प्लांटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड से जब हम क्या करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या नर्सरी लगाते हैं तो 4 दिन पहले फ्लावरिंग आती है, उत्पादन भी थोड़ा अच्छा निकलता है। तो डेपोक मेथड में क्या क्या हमको याद रखने की कहाँ से आया है? IRI फिलीपींस से आया है। दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि इसकी जो सीड रेट होती है 1.5 से लेकर 3 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद हमको याद रखना है कि डेपोक मेथड के अंदर कितने दिन बाद? तो 12 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो डेपोक मेथड में एरिया कितना चाहिए? तो 25 से 30 मीटर का जो एरिया होता है 1 हेक्टर के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड हमारा वेट राइस सिस्टम है। कौन सा? वेट मेथड ऑफ राइस नर्सरी। तो एरिया कितना चाहिए इसमें? 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इस नर्सरी में 1000 मीटर स्क्वायर एरिया, सीडेड 40 से लेकर 50 kg पर हेक्टेयर। और ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद करते हैं? तो 20 से लेकर 25 दिन बाद करते हैं। कितनी? 3 से 4 लीफ स्टेज पर।
ठीक है, 3 से 4 लीफ स्टेज पर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। अगला नर्सरी लगाने का सिस्टम होता है वो होता है श्री मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था राइस के अंदर, हमने स्टार्ट कर लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था वेट मेथड के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं राइस का जो नया इंपोर्टेंट नर्सरी का मेथड है वो है SRI मेथड, श्री मेथड। ठीक है, राइस नर्सरी का जो श्री मेथड है वो हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में पूछा जाता है सिंपली श्री जो है SRI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो श्री का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब इससे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि ये मेथड है किस देश से हमारे देश में आए, इसका ओरिजिन, इस मेथड का डेवलपमेंट किस देश में हुआ है, इस मेथड का जो विकास है किस देश में हुआ है। तो ये हुआ है मेडागास्कर में। कहाँ पर हुआ है? मेडागास्कर में इसका विकास हुआ है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कहाँ पर? मेडागास्कर। ठीक है, ये मेथड कहाँ से आया है? तो मेडागास्कर से, इसलिए उनको मेडागास्कर मेथड भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या क्या और इम्पोर्टेंट है कि इस मेथड को किसने डेवलप किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि श्री मेथड को, SRI मेथड को किस वैज्ञानिक ने डेवलप किया है। तो इसको किस वैज्ञानिक ने डेवलप किया है? तो हेनरी डी लेले ने 1980 में इसको डेवलप किया है मेडागास्कर में। कौन से वैज्ञानिक? हेनरी डी लेले ने 1980 में, याद रखना आपको, मेडागास्कर में इसको डेवलपमेंट किया है। इस मेथड में हम कितने दिनों बाद फील्ड में सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं? क्या इंपॉर्टेंट कि हम इस मेथड में कितने दिन बाद ये जो सीडलिंग्स है ना, ये जो सीडलिंग्स होती है इसको कितने दिन बाद हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम करते हैं 10 से लेके 12 दिन बाद। कितने दिन बाद करते हैं? 10 से लेके 12 दिन बाद ऐसा करते हैं कि हम श्री मेथड में प्लांट को, सीडलिंग को नर्सरी से स्टेज से फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस मेथड को भारत में सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने या किस राज्य ने सबसे पहले अपनाया। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस मेथड को सबसे पहले अडॉप्ट किया। भारत के अंदर किसने? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया है। ठीक है, इस मेथड की जो सीड रेट होती है, एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी सीड रेट। ठीक है, श्री मेथड की जो बीज दर होती है वो होती है 5 से लेके 8 kg। कितनी होती है आपको बताना? 5 से लेके 8 kg पर हेक्टेयर। और आपसे पूछेंगे इस मेथड में जो स्पेसिंग होती है, इस मेथड की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? तो 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है कि इसमें स्पेसिंग कितनी होती है? 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और सीड रेट कितनी होती है? 5 से लेके 8 kg होती है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये नहीं पढ़ना अपने को। हाँ, ये अगला अपना है डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड। कौन सा है? डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड। देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे नर्सरी मेथड से कि हम पहले नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी के बाद हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन अब है डायरेक्ट सीडेड ट्रांसप्लांट राइस। इसका मतलब होता है कि हम नर्सरी नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? हम उसको सीड ड्रिल के द्वारा बोवाई करेंगे। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सीड ड्रिल के द्वारा बोवाई करेंगे। हमको फ्लडिंग की, हमको पटल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस मेथड से देखो क्या फायदा है। जो डायरेक्ट सीडेड मेथड होता है उससे हमारे लिए फायदा क्या क्या है? देखो, इस मेथड से हमारे लिए एक तो टाइम की बचत होती है, टाइम बच जाएगा, लेबर बच जाती है, फ्यूल बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है, बहुत सारी चीज़ों की हमारी बचत होती है। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इस मेथड में हमारा जो वीड इन्फेस्टेशन है एज कम्पेयर टू लोलैंड राइस या नर्सरी मेथड से वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। उत्पादन यील्ड जो होती है लगभग बराबर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा है क्या मेन प्रॉब्लम, यहाँ पर होती है खरपतवार, जो वीड होते हैं उनकी समस्या ज़्यादा होती है डायरेक्ट अपलैंड राइस जो सीडेड मेथड होता है उसमें। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, इट इज द अल्टरनेटिव टू पटल ट्रांसप्लांटिंग राइस वेयर राइस सीड इज सोन एंड स्प्रूट डायरेक्टली टू द फील्ड। अपन राइस को क्या करते थे? डायरेक्टली बोवाई करते हैं। अपन सीधा क्या करेंगे? सीड ड्रिल में क्या भरा? सीड भरा, सीधा बोवाई कर दी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लेबर वाली है ना, लेबर की जो प्रॉब्लम थी, एलिमिनेटिंग द लेबरस प्रोसेस, वो ट्रांसप्लांटिंग की जो सारी कि एक व्यक्ति, अपन ने देखा कि जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं बहुत सारी लेबर चाहिए होती है, लेबर जाती है फील्ड में, एक एक प्लांट को लगाती है, तो वो सारी प्रोसेस बच गई यहाँ पर। ठीक है,
सीडलिंग लगाती है लेबर बाई हैंड एंड ग्रेटली रिड्यूस द क्रॉप वाटर। और साथ साथ में ये भी बहुत बड़ी बचत हो गई कि यहाँ पर पानी की बचत हो गई। ठीक है, यहाँ पर पानी की बचत हो गई है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो गया, पानी की बचत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमको पडलिंग करने की फील्ड में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देखो किस किस चीज़ की बचत हो गई। मैंने आपको बताया कि लेबर की, फ्यूल की, टाइम की, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, साथ साथ में पानी की बचत विच गिव्स यील्ड सिमिलर टू द पडलिंग। जितना हम नर्सरी मेथड या ट्रांसप्लांटेड से जितनी उपज मिलती है उतनी ही उपज मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाती है। बस मेन समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम है खरपतवार की। मेन प्रॉब्लम किसकी है, वीड की। बट वीड मैनेजमेंट इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ राइस। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि वीड प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है। अब इसके बाद इसी को बोलते हैं एरोबिक मेथड, है ना। एरोबिक मेथड मतलब क्या होता है कि इट इज द राइस प्रोडक्शन सिस्टम इन विच स्पेशली डेवलप्ड एरोबिक राइस वेराइटी ग्रो इन द वेल ड्रेनेड, पडल्ड, है ना, नॉन पडल और नॉन सैचुरेटेड सोइल। मतलब जो वेल एरिएटेड सोइल के अंदर हम राइस जो वेराइटी डेवलप करते हैं एरोबिक वेराइटी, वो एरोबिक है। अब एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है, विद गुड मैनेजमेंट सिस्टम एंड फॉर यील्ड अपने को लगभग कितना 4 से लेकर 6 टन यील्ड हमको मिल जाती है। ठीक है, अपलैंड मेथड से। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको फील्ड में, ठीक है, हमको फील्ड में नर्सरी स्टेज से जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो सीडलिंग होती है उसमें कितनी लीफ होना चाहिए, उसमें कितनी पत्तियां होना चाहिए। तो आइडियल जो स्टेज होती है, सबसे बढ़िया सबसे अच्छी कौन सी होती है, 4 पत्ती वाली। कितनी, 4 लीफ स्टेज, 4 पत्ती होना। अगर सीडलिंग में कितनी पत्तियां, 4 पत्तियां, तो सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है। ठीक है, मैं भी 3 में भी कर सकते हैं ना, 3 लीफ में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 5 लीफ पर नहीं करते, है ना। 5 लीफ अवस्था पर ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सबसे आइडियल कंडीशन होती है 4 लीफ। सबसे आइडियल कंडीशन क्या होती है, 4 पत्ती अवस्था होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, 4 लीफ पर करते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 5 पर नहीं करते, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट है कि आपसे नॉर्मली ऐसा सिंपली पूछा गया कि आप खरीफ सीजन में राइस का प्रोडक्शन करते हैं। सिंपली पूछा गया कि आप खरीफ सीजन में राइस की सोइंग करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो खरीफ सीजन में नर्सरी को कितने दिन बाद हम यहाँ पर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, कितने दिन बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बात समझ में आ रही? तो खरीफ सीजन में अगर पूछा जाए आपसे कि खरीफ सीजन में हम कितने दिन बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपको बताना है कि हम 20 से लेके 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 20 से लेके 30 दिन बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, और क्या, यहाँ पर स्पेसिंग जो रखी जाती है 20 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्लियर ना, स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 20 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि रबी सीजन में अगर कितने दिन बाद, तो हम रबी सीजन की अगर बात करें, किसकी, रबी सीजन की, तो रबी सीजन में याद रखना कितना, 30 से लेके 35 दिन बाद। कितने दिन बाद, 30 से लेके 35 दिन बाद क्या करते हैं हम इसको यार फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। और स्पेसिंग कितनी, 15 × 15। यहाँ पर स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 15 × तो ये आपको नॉर्मल याद रखना है इन जनरल टर्म्स। ठीक है, कि खरीफ सीजन में 20 से 30 दिन बाद, रबी सीजन में 30 से 35 दिन बाद ऐसा करते हैं। ठीक है, स्पेसिंग 15 × 15 रखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको आता है पैरा क्रॉपिंग या ओतेरा क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना। देखो रिले क्रॉपिंग, पैरा ओतेरा जो होते हैं रिले क्रॉपिंग कंसेप्ट है। क्या है, मैं आपको इसको सिंपल तरीका, बहुत ही सरल है कि ओलंपिक जो मेथड हो, ओलंपिक गेम होते हैं, आप सबको होता है, वहाँ पर एक रेस होती है जिस रेस का नाम होता है रिले रेस। क्या होती है, उस रेस का नाम होता है रिले रेस। उस रिले रेस का कंसेप्ट क्या होता है कि उसमें 4 प्लेयर्स दौड़ते हैं। कितने, 400 मीटर की रेस होती है। उसमें कैसे कि जब एक प्लेयर भागता है, ठीक है, जब एक प्लेयर क्या करता है, रनिंग करता है, ठीक है, इस तरह से 400 मीटर की है, तो एक प्लेयर ने रनिंग करना स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो दौड़ा, लेकिन उसकी रनिंग खत्म होने से पहले ही, उसकी रनिंग खत्म होने से पहले ही दूसरा प्लेयर जो है उसके हाथ में एक झंडा या डंडा वगैरह रहता है, फ्लैग रहता है, वो उसको दे देता है। उसकी खत्म होने से पहले वो भागना चालू कर, मतलब इसकी अभी 100 मीटर कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले ही ये दूसरा भागना चालू कर दिया। यहाँ से ये दूसरा भाग, अभी दूसरी की कंप्लीट नहीं हुई, तीसरा भागना चालू कर दिया, तीसरी कंप्लीट नहीं हुई, चौथा भागना। इस प्रकार ये चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि एक जो है, एक जो खिलाड़ी है, प्लेयर है, उसकी अभी पूरे चक्कर 100 मीटर का लगा नहीं, इससे पहले दूसरा चालू हो गया। ऐसे ही क्रॉप में होता है। क्रॉप में क्या होता है, देखो क्रॉप में क्या होता है, मैं आपसे कहूँ कि हमने एक क्रॉप लगाई राइस,
कौन सी क्रॉप लगाई? राइस। ठीक है, अब ये राइस क्रॉप जो है ध्यान से सुनना, ये राइस क्रॉप हमने लगाई। ठीक है, यहाँ पर किसकी सोइंग कर दी आपने? राइस की सोइंग कर दी। ठीक है, ये राइस की सोइंग कर दी आपने, राइस की। और यहाँ पर राइस की क्या होना है? यहाँ पर होना है आपको राइस की हार्वेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट क्रॉप यहाँ पर राइस लगाई, उसकी होना है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग ये। लेकिन राइस की हार्वेस्टिंग से पहले ही 10 से 12 दिन पहले ही, 10 से 15 दिन पहले ही हम क्या करते हैं, जैसे लिंटल है, ग्राम है, मसूर है, आ रहा समझ में, इसकी बुवाई कर देते हैं। इसकी क्या कर देते हैं? बुवाई। मतलब कि पिछली वाली जो क्रॉप है उसकी कटाई से पहले अगली वाली फसल की बुवाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हम क्या करते हैं, सक्सीडिंग क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। जो प्रीसीडिंग क्रॉप है बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप, सोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। मतलब कि जो नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग है वो कर दी जाती है बिफोर द प्रीवियस जो क्रॉप उसकी हार्वेस्टिंग से। जो पहली फसल है, पिछली फसल है, उसकी कटाई से पहले अगली फसल की बुवाई करना, इसको क्या बोलते हैं? हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। बस यही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, है ना। रिले क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? और हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग मेथड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब एक क्रॉप की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई तब तक दूसरी की चालू हुई, दूसरी कंप्लीट हुई तब तक तीसरी की चालू हुई, तो इसी को क्या बोलते हैं? तो ये जनरली प्रैक्टिस किया जाता है राइस फील्ड में कि राइस धान की कटाई से पहले हम क्या करते हैं, ग्राम, लेंटिल, ताइरस है ना, मूंग, इनकी बुवाई कर देते हैं ब्रॉडकास्टेड तरीके से 10 से 12 दिन पहले। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिले या पैरा या होता है क्रॉपिंग कहते हैं। जो पैरा होता है पश्चिम बंगाल बिहार में उसको पैरा बोला जाता है ना, पश्चिम बंगाल बिहार में इसको क्या बोलते हैं? हम पैरा कहते हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसे क्या कहते हैं? ओतेरा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसे क्या कहते हैं? हम ओतेरा कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा देखो, इन दिस सिस्टम सक्सीडिंग क्रॉप, मतलब अगली नेक्स्ट क्रॉप जो है सक्सीडिंग क्रॉप, लेंटिल, लिंसीड, मूंग, ग्राम इज ब्रॉडकास्टेड 10 to 12 days बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। मतलब धान की कटाई से पहले अगली फसल की बुवाई कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पैरा क्रॉपिंग, ओतेरा क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं वेराइटीज़ की, है ना, कि वेराइटीज़ राइस की इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन कौन सी है। तो राइस की सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्वार्फ, वर्ल्ड की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? TN। राइस की वर्ल्ड की सबसे पहले ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? TN1 है। कौन सी है? TN1 इज द वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज TN1। ठीक है, आगे समझे, जिसका डेवलपमेंट ताइवान में 1964 में किया गया। कहाँ पर? ताइवान में 1964-65 में इसका डेवलपमेंट किया गया। अब जो TN1 है उसके जो पेरेंट्स थे, TN1 के पेरेंट्स थे तसांग नेटिव, मतलब है ना ताइवान नेटिव। इसके जो पेरेंट्स थे वो कौन कौन थे? डी जीवोजन इनटू तसाई यांगचांग। कौन कौन? दो पेरेंट थे, एक तो डी जीवोजन और तसाई यांगचांग। ठीक है, अब 1964 इसी बार भारत के अंदर, है ना, 1964-65 में भारत के अंदर इसके IIRS जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से इसके 2 kg सीड्स भारत के अंदर लाए गए। किसके लिए? रिसर्च के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना। इसके 2 kg सीड फर्स्ट टाइम इन इंडिया TN1। ठीक है, TN1 के 2 kg सीड 1964-65 में भारत के अंदर लाए गए। किसके द्वारा? GV चालम के द्वारा, फ्रॉम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा उसके 2 kg सीड लाए गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, उसने फिर एक हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी और बनाई जिसका नाम है IR8। ठीक है, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड इज नोन एज द मिरेकल राइस IR8। तो वर्ल्ड का मिरेकल राइस आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मिरेकल राइस किसे कहते हैं ना, वर्ल्ड मिरेकल राइस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? IR8। IR8 क्या होता है? वर्ल्ड मिरेकल राइस होता है। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट नॉन फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1966। तो IR8 इस वैरायटी का जो विकास है वो कब किया गया? 1966 में इसका डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी 1968 में डॉक्टर शास्त्री के द्वारा, ठीक है, शास्त्री के द्वारा 1968 में जया, फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी, है ना, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी? जया बनाई गई। कौन सी? जया इज रिलीज इन 1968। कब? 1968 में रिलीज। इट इज गुड ईल्डर एज कम्पेयर टू ये IR8 और TN1 उन दोनों से भी अच्छा उत्पादन देती है ना। किस किस से? TN1 और IR8 इन दोनों से भी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए जया को क्या बोला जाता है? जया को बोला जाता है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। जया को क्या कहते हैं हम? ठीक है, जया को कहते हैं हम
मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं जया को? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लियर है? जया को क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लियर? तो जया का डेवलपमेंट किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। जया का डेवलपमेंट किसने किया? डॉक्टर शास्त्री ने किया। डॉक्टर शास्त्री ने किसके बीच क्रॉस कराया? TN1 और T141, इन दोनों। तो जया के जो पेरेंट हैं वो कौन कौन से हैं? तो जया के पेरेंट होते हैं TN1 और T141। जया के पेरेंट जो होते हैं TN1 और T141 क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं और क्या बन जाती है? जया। इसका अगर हम रिवर्स क्रॉस कराते हैं तो क्या बनती है? पद्मा। क्या रिवर्स क्रॉस कराते हैं तो क्या बन जाती है? पद्मा। देखिए आप, जया के पेरेंट्स क्या थे? ठीक है, जया का पेरेंट था TN1 इंटू T141, यही है जया के पेरेंट। अगर इसका रिवर्स कर देते हैं हम तो T141 इंटू TN1, अगर ऐसा ले गया तो ये कौन सा है? तो आंसर है पद्मा। क्या है? पद्मा है। ठीक है, जया और पद्मा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और वैरायटी की। अलग अलग वैरायटी कौन कौन सी है? ठीक है, कटक उड़ीसा के द्वारा है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में। इसके द्वारा 2 वैरायटीज बनाई गई, मलिंगा एंड मसूरी, है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उत्परिवर्तित किस्में कौन कौन सी है? म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है ना? म्यूटेंट वैरायटी है ना। उत्परिवर्तित किस्में कौन कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्में या म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है? तो देखो, जगन्नाथ है। कौन कौन सी है? जगन्नाथ है, सत्तारी है, इसके बाद प्रभावती है, जगन्नाथ, सत्तारी, प्रभावती। इसके बाद मोहन भी है, एक मोहन है, बजाज है। ये सारी जो वैरायटी हैं ये सभी क्या? उत्परिवर्तित या म्यूटेंट वैरायटी है। याद रखना, तीनों एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। स्टार्टिंग की 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जगन्नाथ है वो किससे बनाई गई है? T141 के म्यूटेशन से बना, इसमें म्यूटेशन कराए गए। किसमें? T141 में म्यूटेशन कराए गए और जगन्नाथ वैरायटी बनाई गई है। ठीक है, इसका वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग के लिए कौन कौन सी सीडिंग? जैसे बाला, कावेरी, नगीना 22, ये पूसा 221। इसका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है TKM6। कौन सी होती है? TKM6 होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी। इसका साल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है लूनीसिरी एंड IR8। साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है? तो साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है लूनीसिरी एंड IR8 होती है। इसके बाद अगली कौन सी है? सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड, पंकज, जलप्रिय, जलधि, है ना। ये सारी वैरायटी है। जैसे जलमग्न है ना, जलमग्न है, इसके बाद जलप्रिय, जलधि, पंकज, ये सब वाटर लॉक्ड, मतलब जल भरने वाली स्थिति में वाटर लॉक्ड या लोलैंड कंडीशन के लिए सुटेबल्स होती है। इसके बाद अगली वैरायटी की बात करते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस, है ना। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो PRS10 पूसा राइस बासमती धान का पहला हाइब्रिड। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड कौन सा है? PRS10 पूसा बासमती राइस हाइब्रिड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड राइस का विकास किसने किया, आपसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट दुनिया में सबसे पहले किसने किया, तो आपका आंसर होगा चाइना ने। किसने किया है? चाइना के द्वारा किया गया है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट किसने किया? चाइना ने किया है। ठीक है, कब किया? 1970 में ना। कौन से वैज्ञानिक? YL पिंग के द्वारा। किसके द्वारा? YL पिंग के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? इंडिया में हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना। इंडिया के अंदर हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट कब किया गया है? तो 1994 के अंदर। भारत विश्व का दूसरा देश है। पहला देश चाइना, दूसरा देश भारत है, जिसने क्या बनाया? संकर धान या हाइब्रिड राइस बनाया, है ना। हाइब्रिड राइस बनाए भारत। कौन सा देश है? तो भारत विश्व का दूसरा देश है हाइब्रिड राइस उत्पादन में या कल्टीवेशन या बनाने में दूसरा देश है ना, मतलब बनाने में, हाइब्रिड राइस वैरायटी बनाने में दूसरा देश है। 1994 में बनाई। कौन सी वैरायटी बनाई सबसे पहले? CORH1। कौन सी बनाई? CORH1 इसने बनाई, इंडिया ने। तो फर्स्ट हाइब्रिड राइस ऑफ इन इंडिया कौन सी है? CORH1। ठीक है, 1994। CORH1 का मतलब होता है कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1। ठीक है, बाद में उसको MGR1 कर दिया गया। उस अगली वैरायटी रिलीज फ्रॉम IRI नोरिन 10, नोरिन 8। ठीक है, नोरिन 8, 18, पूसा 221, ये सारी वैरायटी है। इसके बाद पूसा बासमती फर्स्ट
इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट आई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी अंडर द कन्वेंशनल ब्रीडिंग डेवलप बाई IRI के द्वारा बनाई गई, ठीक है, नॉर्मल ब्रीडिंग प्रोसीजर के द्वारा। पूसा बासमती फर्स्ट। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो राइस है, जब हम चावल पकाते हैं तो पकाते समय जो खुशबू आती है कि नहीं, चावल में जो खुशबू आती है उसका कारण क्या है? धान के अंदर जो एरोमा आती है, खुशबू आती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है 2 डाई एसिटाइलिन 1 पायरोलिन। क्या होता है? डाई एसिटाइल, है ना, डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन, ठीक है, 1 पायरोलिन, डाई एसिटाइलिन 1 पायरोलिन के कारण क्या आती है? एरोमा आती है, ठीक है, डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन। यहाँ पर प्रोपानिल लिखा है, पायरोलिन एक्चुअली, है ना। किसके कारण क्या होता है? एरोमा मतलब खुशबू आती है, ठीक है। अदर वैरायटी जैसे पद्मा है, पंकज है, राजेश्वरी, गरिमा, साबरमती, अदर वैरायटीज है। अब आगे बात करते हैं। एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्या जहाँ भी मैं आपको बताया करूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करता हूँ, तो उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये आपसे पूछेंगे कि जो आयरन टॉक्सिसिटी रेजिस्टेंट वैरायटी है कौन सी होती है? फाल्गुना, ठीक है। तो फाल्गुना जो है आयरन टॉक्सिसिटी रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, टॉलरेंट वैरायटी होती है। अब इसका ये जो वैरायटी है स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे ब्लास्ट रेजिस्टेंट पटेल 85 है, इसके बाद बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राधे, रुचि, टोंगरो पूर्वा, ठीक है, गोल्ड मिर्च रेजिस्टेंट रुचि, अपलैंड वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, अन्नपूर्णा, जागृति, प्रगति, गरिमा, पूर्वा, JR 75। इरीगेटेड अर्ली वैरायटी कौन सी है? क्रांति। इरीगेटेड अर्ली वैरायटी कौन सी है? तो आंसर है क्रांति, माधुरी, राधे। इरीगेटेड मीडियम वैरायटी पटेल 85। ये सब मध्य प्रदेश के लिए है ना, मध्य प्रदेश के डिफरेंट जो स्पेशली ADA के लिए, स्पेशली जो चार्ट है ये ADA के लिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं कि राइस के अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, धान के अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट है हुलिंग, ठीक है। पहला ऑपरेशन कौन सा? हुलिंग। छिलकों को रिमूव करना। छिलके को क्या बोलते हैं? राइस के जो छिलका होता है उसको हुल बोला जाता है, तो हुल को हटाना क्या बोलेंगे हम? हुलिंग बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ हल इज कॉल्ड हुलिंग परसेंट। अब हुलिंग कितना होता है? 66%, ठीक है, या फिर 2/3 ऑफ पैडी, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 2/3 ऑफ पैडी होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है पडलिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है पडलिंग। पडलिंग में क्या करते हैं हम कि हम खेत के अंदर पानी भरते हैं, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें ट्रैक्टर या बैलों के द्वारा, मैकेनिकल फोर्सेस के द्वारा हम क्या करते हैं कि सोइल के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सोइल एग्रीगेट्स, क्या बोला जाता है? सोइल एग्रीगेट्स बोला जाता है। उनको तोड़ा जाता है, जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको पानी भर के तोड़ देते हैं। तो तोड़ देते हम पानी और मिट्टी के एक पतला सा पेस्ट बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो हम वाटर क्लोज कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो सोइल एग्रीगेट्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, जिससे पानी के अंदर आप देखोगे फील्ड में एक पतली परत बन जाती है ना। क्या बन जाती है? मिट्टी की एक पतली इम्परवियस लेयर बन जाती है, जिससे डीप पर्कुलेशन रुक जाता है। पानी अब गहराई में ज़्यादा रेस कर नीचे नहीं जाता है। तो क्या है पडलिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल एग्रीगेट। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल एग्रीगेट्स का मतलब कि जो सोइल के ढेले हैं, एग्रीगेट्स का मतलब होता है ढेला, तो ढेले को तोड़ना। बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस इन सोइल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर। पानी, जब हम खेत में पानी भरा होता है तभी ये काम करते हैं, विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट और प्लोइंग विद द फील्ड विद स्टैंडिंग वाटर। मतलब भरी पानी से भरी हुई खेत में प्लोय चला के, या पडलर, जनरल ये किससे किया जाता है? पडलर आ गया अब तो, है ना। पढ़ने करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट आ गया? पडलर आ गया। तो हम पडलर से काम करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम करते क्यों हैं, आप ये सारे ऑपरेशन कर क्यों रहे हो, ठीक है ना। हम पडलिंग करने के हमारे उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला तो हमारा ये होता है कि भाई पानी के अंदर एक है ना 5 सेंटी पानी की गहराई के नीचे एक क्या बन जाती है, एक मिट्टी की पतली एक हार्ड लेयर सी बन जाती है, जो कि क्या होती है, पानी को गहराई में नहीं जाने देती है, इम्परवियस हो जाती है, मतलब डीप पर्कुलेशन को रोकती है, ठीक है। तो टू रिड्यूस द डीप पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर बाय मेकिंग इम्परवियस लेयर बिलो द वाटर, ठीक है। नीचे की ओर जो पानी गहराई में जा रहा था, ठीक है, पर्कुलेशन डाउनवर्ड मूवमेंट जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, ठीक है। जो ये तो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर जो खरपतवार है,
रिड्यूस द वीड इन्फेस्टेशन, खरपतवार क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, टू रिड्यूस द वीड इन्फेस्टेशन। क्लियर है। तीसरा, टू इंक्रीज द न्यूट्रेंट अवेबिलिटी, जिससे साथ साथ में क्या हो, न्यूट्रेंट अवेबिलिटी भी बढ़ती है। और एक याद रखना कि जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी जो होती है, याद रखने, एक तो टिलेज के कारण कम होती है ना, टिलेज से क्या होती है, घटती है ना, टिलेज से क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है, लेकिन पडलिंग ऑपरेशन से बढ़ती है। एक अपवाद है ना, यहाँ पर बल्क डेंसिटी बढ़ती है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर 1.1 से लेके 1.4 हो जाती है। तो टिलेज ऑपरेशन से क्या होता है, पडलिंग के कारण बल्क डेंसिटी बढ़ती है, बाकी टिलेज ऑपरेशन से घटती है। ठीक है। अगला है मिलिंग। मिलिंग का मतलब होता है कि जो एल्यूरोन लेयर होती है ना, देखो जो अपना राइस है वो मोनोकोट होता है, एक बीज पत्री होता है, तो उसमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है, एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एल्यूरोन लेयर होती है, उसको हटाना, एक प्रकार से पोलिशिंग करना, मिलिंग। तो द एल्यूरोन लेयर एंड एम्ब्रो आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द पोलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। ऑल द ग्रेन, देखो इसको जब हम पोलिशिंग वगैरह करते हैं तो जो एल्यूरोन लेयर है, जो एम्ब्रियो को हटाना, क्या कहलाता है, मिलिंग। जब मिलिंग की प्रोसेस की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर बाकी सारे जो कंटेंट होते हैं, फैट, मिनरल, विटामिन, वो सब क्या हो जाते हैं, कम। ऑल द ग्रेन कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट आर रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग। देयर इज ए लॉस ऑफ द विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, विटामिन B1, थायमिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पॉलिश्ड राइस को बार बार खाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी, उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, उसको बेरी बीमारी हो जाएगी। कारण, क्योंकि उसमें विटामिन बी, थायमिन की कमी हो गई, बात समझ, विटामिन B1, थायमिन की उसके अंदर कमी हो गई, जिसके कारण क्या होगा, अगर वो पॉलिश्ड राइस बार बार खाता है तो जिससे क्या होगा, उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन B1, थायमिन, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी उसके अंदर बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगली प्रोसेस है हमारा परबॉइलिंग, है ना, पैराबॉइलिंग कभी कभी इसको बोलते हैं, परबॉइलिंग। ये क्या होता है, गर्म राइस को गर्म पानी से निकालना, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ना, क्या होती है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, मतलब हॉट वाटर से ट्रीटेड करते हैं, जैसे विटामिन B12 जो होती है वो कंजर्व, संरक्षित हो जाती है। इट इज द हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ट्रीटेड बाय हॉट वाटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ विटामिन B12, है ना, साइनोकोबालेमिन। इट इज द प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट इज गिविंग टू द अनहोल्ड राइस। अनहोल्ड राइस को हम क्या कहते हैं, ब्राउन राइस, जिसके अंदर छिलका लगा होता है उसको ब्राउन राइस कहते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी, न्यूट्रिटिव वैल्यूज, है ना, कंजर्व विटामिन B12, कुकिंग क्वालिटी, मतलब मिलिंग से पहले आपको क्या करते हैं, पैरबॉइलिंग करते हैं, मतलब जो राइस है उसको गर्म पानी में डालते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, विटामिन B12 कंजर्व होती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, कुकिंग क्वालिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद पॉलिशिंग। ठीक है, अगला है पॉलिशिंग, सॉरी अगला क्या अपना, बुशनिंग या बेसी, है ना। बुशलिंग या बेसी का मतलब ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर ये वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, देखो ठीक है ना, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, कि हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दी, हमने क्या कर दी, फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर दी, है ना। एक फील्ड के अंदर हमने एक पेड़ यहाँ लगा, एक पेड़ यहाँ लगा, एक पेड़ यहाँ लगा राइस का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, खड़ी फसल में क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। तो अगर ऐसी बुवाई की है तो इधर से करेंगे ना, अगर हमने ऐसी सोइंग की है ना, ऐसे इधर से लगाया तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। हम क्या करते हैं, खड़ी फसल में क्रॉस फ्लोइंग करते हैं, बैलों के द्वारा उसके अंदर हल चलाया जाता है, देसी हल चलाया जाता है। कब, 4 से 6 सप्ताह बाद। इन्वॉल्व क्रॉस फ्लोइंग क्या लेकर दो, क्रॉस फ्लोइंग द यंग क्रॉप 4 to 6 weeks after the sowing with little country plow in 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर once or twice। इसका मतलब कि अभी हमारे खेत में पानी भरा हुआ है, खेत के अंदर तो पानी भरा है ना, तो भरी हुए पानी के अंदर अपने को क्या चलाना, बैल, जो बैल होते हैं उनसे देसी जो हल है, देसी हल को अपने को क्रॉस फ्लोइंग करना है, जिससे क्या होगा कि जो तो खरपतवार होंगे वो निकल जाएंगे। दूसरा, जो अतिरिक्त अगर प्लांट पॉपुलेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज। अगर प्लांट पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है तो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट इज़ डन ए डायरेक्ट सीडेड और लोलैंड राइस, है ना, डायरेक्ट सीडेड और लोलैंड राइस के अंदर भी कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, लोलैंड राइस में भी कर सकते हैं। पर्पस, इसका पर्पस क्या है, तो खरपतवार का प्रबंधन, कंट्रोल वीड्स, ठीक, खरपतवार का प्रबंधन, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड, क्या करना है, फसलों की जो प्लांट पॉपुलेशन है उसकी जो प्लांट पॉपुलेशन की नंबर को क्या करना है, बनाए रखना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज द क्रॉप मतलब प्लांट पॉपुलेशन की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमम बनाना, जितना चाहिए उतना। एंड प्रोवाइड द सोल एरिएशन, साथ साथ में सोल एरिएशन, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है बुशनिंग या वैसी, ये छत्तीसगढ़,
ठीक है। इसके बाद बिहार, उड़ीसा, वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद अगली है पॉलिशिंग, द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रेन क्लीनिंग टू द माइल्ड राइस एंड स्मूथनिंग द सरफेस द पॉलिशिंग, मतलब चिकना बनाना, ऊपर से पतली परत है उसको हटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से क्या होती है, चमक आ जाती है, इससे प्राइस वगैरह अच्छी मिलती है। लेकिन पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी की कमी हो जाती है, याद रखना है ना। अब एक होता है ब्राउन राइस, किसे कहते हैं ब्राउन राइस का मतलब होता है छिलका लगा हुआ जो धान है ना, उसी को ब्राउन राइस कहते हैं ना। अनहस्क्ड या अनहस्क्ड राइस आल्सो नोन एज द ब्राउन राइस, जिसमें छिलका लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम ब्राउन राइस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन थोड़ा अच्छी खासी होती है, 7.8% होती है। अब देखो ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ब्राउन मैन्योरिंग क्या है कि हमने राइस और ढैंचा, किसको, धान को और ढैंचा को, राइस, ठीक है, राइस फील्ड में हमने साथ में क्या लगा लिया, ढैंचा जो होता है, आपको पता है ढैंचा एक ग्रीन मैन्योरिंग ग्रुप है, कौन सी, ढैंचा, ठीक है ना। ढैंचा जो होती है एक ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद वाली फसल होती है, दोनों को साथ में लगा लिया, ठीक है, साथ में लगा लिया दोनों को। जब 25 से 30 दिन हो जाते हैं ना, जब 25 से 30 दिन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 2,4-D का छिड़काव करते हैं। इस फील्ड में किसका छिड़काव कर देंगे, 2,4-D का। अब ये ढैंचा जो है आपको पता है डाइकोट प्लांट है, क्या है, डाइकोट प्लांट है, तो 2,4-D इसको मार देगा। 2,4-D क्या करेगा, इसको मार देगा। 2,4-D मार देगा तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो सोइल के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन से ये क्या करेगा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अब फील्ड को देगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है, इन दिस मेथड प्रैक्टिस राइस एंड ढैंचा सेसवानिया दोनों को साथ लगाते हैं, 25 दिन तक साथ खड़े रहते हैं दोनों। तो क्या करेंगे इसके बाद हम कि इसको फिर 2,4-D का छिड़काव करेंगे, ठीक है ना। राइस इज सोन विद इन द लाइन्स एंड सेसवानिया, ठीक है, सेसवानिया कितना लगाया जाता है, 220 kg पर हेक्टर बीज दर से लगाया जाता है ब्रॉडकास्ट के द्वारा, है ना। तो 2 से 3 हम इसकी बुवाई कब करते हैं, सेसवानिया की हम करते हैं राइस की बुवाई के बाद 2 से 3 दिन बाद हम ब्रॉडकास्ट तरीके से इसको ढैंचा को फेंका जाता है। ध्यान से सुनना, राइस हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, अब उस पानी के अंदर हमने ढैंचा के सीड को 20 kg पर हेक्टर सीड को फेंक देते हैं ब्रॉडकास्टिंग तरीके से 2 से 3 दिन बाद, ठीक है, 2 से। अब इसके बाद हम 30 दिन बाद क्या करेंगे कि हम 2,1 नॉक डाउन, मतलब हम 2,4-D का छिड़काव करेंगे। 2,4-D का छिड़काव से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। 2,4-D है ना, एथाइल एस्टर का छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर चला जाएगा, गड़ जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, तो जो अब हमारी राइस क्रॉप है उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा। तो कितना, एट द रेट ऑफ 35 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर ऐड करता है फील्ड के अंदर, ठीक है, एंड कंट्रोल द ग्रोथ। और साथ साथ में हमको एक फायदा और हो गया कि हमने जो 2,4-D का छिड़काव किया है ना, उससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी क्या हो गए, कंट्रोल। 2 फायदे हो गए, एक तो सेसवानिया को नीचे गिरा दिया अपन ने, ठीक है, जमीन के अंदर चला गया, उसका सड़ेगा और वो नाइट्रोजन फील्ड को अपने को राइस क्रॉप को देगा। साथ साथ में क्या हुआ कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही मर गए, क्योंकि 2,4-D चौड़ी पत्ती वालों को मार देता है। क्लियर है, 2 फायदे, तो इसको कहते हैं ब्राउन मैन्योरिंग, ठीक। अगला पॉइंट है अपना क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इरिगेशन, या सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। हिंदी में बोले तो सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं तो 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है ड्रिलरिंग अवस्था जो कि ट्रांसप्लांटिंग के 2 से लेकर 20 दिन बाद आती है, ठीक है, इट कम्स टू द 2 to 20 डेज आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। और दूसरी होती है बूटिंग स्टेज और लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, ये होती है मोस्ट क्रिटिकल। धान के अंदर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, बूटिंग स्टेज या फिर लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है जो फ्लैग लीफ होती है वो स्वेल अप होती है, स्वेलिंग ऑफ द फ्लैग लीफ सीथ इज कॉल्ड द बूटिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर एंड व्हीट राइस, सॉरी। तो धान में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो आंसर है बूटिंग स्टेज या फिर लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो राइस को एनपी की मात्रा कितनी, तो एनपीके कितना देना है आपको, 120-60-60। एनपीके जो है एनपीके, ठीक है, कितना 120, 60 और 60 एनपीके की आवश्यकता होती है, ठीक है, फॉर अपलैंड राइस एंड 25। अब देखो अपलैंड के लिए 60-30-30, अपलैंड के लिए थोड़ा कम हो जाता है, लोलैंड के लिए 120-60-60, अपलैंड के लिए तो 60-30-30। साथ साथ में 25 kg जिंक सल्फेट है ना, एटलीस्ट
पडलिंग के समय हमको डालना है। जनरली इज रिकमेंडेड इन राइस फॉर द हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जो हाई यील्डिंग वेराइटी उनमें आपको जिंक भी डालना पड़ती है, कितना 25 kg। तो एनपीके जो होता है, एनपीके की डोज कितना चाहिए 120 60 60। अगर पूछा जाए अपलैंड के लिए कितना, तो 60 30 30 अपलैंड के लिए चाहिए। आगे बात करते हैं हम एक और चीज़, ठीक है ना। अब जब हम पडलिंग करते हैं तो क्या होता है, राइस के अंदर 2 जोन्स क्रिएट होते हैं ना। राइस जो फील्ड होती है वहाँ पर क्या बन जाते हैं, 2 जोन बनते हैं। ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं, एक अपर जोन और एक लोअर जोन, ठीक है। अपर जोन जो होता है, ध्यान से सुनना ना, ऐसे ये 2 जोन बन गए। अपर जोन जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। अपर जोन में ऑक्सीजन होती है, लोअर जोन में ऑक्सीजन। अपर जोन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइज जोन, ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। अपर जोन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं, ठीक है। जो कि कितना होता है, 1 से लेके 10 सेंटीमीटर, इसकी जो गहराई होती है 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके नीचे अगली लेयर होती है जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस जोन, है ना। लोअर लेयर को क्या बोलेंगे, रिड्यूस जोन कहते हैं। अपर लेयर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। और समझने के लिए अपन दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया फिर भी तो अपन डायग्राम देख लेते हैं। आपको यहाँ से डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, बात ये है, ठीक है, ये बात है, ये अपना राइस फील्ड है। तो 2 जोन्स डेवलप, ऊपर जो थिन लेयर है पतली 1 से लेके 10 सेंट, यहाँ से जो गहराई है 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक, है ना, गहराई तक, जहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन। क्या कहते हैं इसको हम, ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। और यहाँ पर जो होती है वो कौन, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन होती है क्या, तो ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं रिड्यूस जोन। क्या कहते हैं इसको हम, रिड्यूस जोन कहते हैं। यहाँ पर राइस प्लांट होते हैं, ठीक है, ऐसे राइस जो प्लांट की सीडलिंग होती है, यहाँ पर राइस प्लांट की क्या होती है, सीडलिंग, यहाँ पर, ठीक, इसकी रूट्स आती रहती है यहाँ पर, है ना, इसकी रूट्स नीचे तक आती है, ऐसी बात नहीं है, इसकी रूट्स नीचे तक आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अपर लेयर को ऑक्सीडाइज कहते हैं, नीचे वाले को रिड्यूस। तो आप जो राइस के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर, तो आंसर याद रखना, राइस के अंदर जनरली कौन से अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ना, अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर को आप किस जोन में डालते हो, तो अमोनियम सल्फेट को हम डालते हैं रिड्यूस। याद रखना, अमोनिकल फर्टिलाइजर को हम कहाँ डालते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर को हम रिड्यूस जोन में डालते हैं। और ऑक्सीडाइज को हम कहाँ डालते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज के अंदर याद रखना नाइट्रेट फर्टिलाइजर को, किसको, नाइट्रेट फर्टिलाइजर को कहाँ डाला जाता है, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को कहाँ डालते हैं हम, तो कहाँ पर, ऑक्सीडाइज जोन में। और अमोनिकल फर्टिलाइजर को कहाँ डालते हैं, रिड्यूस जोन। अमोनिकल फर्टिलाइजर को कहाँ डालते हैं, रिड्यूस जोन में। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज जोन में डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या है, द यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू द मोर ऑफ ससेप्टिबिलिटी द लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द डीनाइट्रिफिकेशन, 60% लीचिंग और वोलेटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, देखो अब है ना, मैंने आपको बताया कि हम राइस के अंदर सबसे ज़्यादा अमोनिकल फॉर्म फर्टिलाइजर कौन से डालते हैं, अमोनिकल। क्यों, हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर हमको अवॉइड करना है, धान में हमको नाइट्रेट फर्टिलाइजर अवॉइड करना चाहिए, हमको नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से ज़्यादा लॉस होता है नाइट्रोजन का, लगभग 60% है ना, 60% तक नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन से लॉस हो जाएगा, फिर लीचिंग से, फिर वोलेटिलाइजेशन से। इसलिए हमको ये उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या यूज करना चाहिए, राइस में हमको डीप प्लेसमेंट, हमको राइस में रिड्यूस जोन में फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो कौन से, अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा, है ना। हेंस इन लो लैंड डीप प्लेसमेंट इन रिड्यूस जोन ऑफ द अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मोस्टली कौन सा, अमोनियम सल्फेट हैज़ बीन बी प्रूव टू एफिशिएंट मेथड ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन। मतलब आपको अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है, कौन से, अमोनियम। और कौन सा सबसे ज़्यादा, अमोनियम सल्फेट को कहाँ डालना है, रिड्यूस जोन में आपको डालना है, ठीक है। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर को कहाँ डालना है आपको, ऑक्सीडाइज जोन में। मैंने अभी आपको दोनों बताया कि ऑक्सीडाइज जोन में नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालते हैं और रिड्यूस जोन में अमोनिकल। और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। राइस की जो वाटर यूज, सॉरी, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन राइस कितना होती है, 30 से लेकर 40% ही होती है।
धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस, CH4। धान के खेत से इन लोलैंड राइस कौन सी गैस निकलती है? CH4 गैस निकलती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा धान के लिए यूज किया जाता है? अमोनियम सल्फेट। कौन सा? अमोनियम सल्फेट इज हाईली यूज फॉर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि जो धान होती है ना, राइस होती है, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? NH4+ में, अमोनियम रायन के रूप में। धान जो होती है, राइस जो होती है, किस रूप में ग्रहण करती है नाइट्रोजन को? NH4+ में। ठीक है, अमोनियम। बाकी सभी क्रॉप किस रूप में लेती हैं? बाकी जो सभी फसलें हैं वो NO3- के रूप में ग्रहण करती हैं। बाकी सभी जो फसलें हैं नाइट्रोजन को NO3- के रूप में ग्रहण करती हैं, लेकिन राइस होता है NH4+ के रूप में लेता है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट जो होता है उसकी लीचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, उसको रिड्यूस जोन में डाला जाता है, इसलिए तो फायदा होता है। मतलब नहीं, अगर आप नाइट्रेट डालोगे तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा, क्योंकि उसका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो आपको क्लियर सारी चीज़ें? नमस्कार दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइस के अंदर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको समझते हैं कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो देखो, समझना आप, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ठीक है ना। तो जब राइस की जो हम कल्टीवेशन करते हैं, ग्रो करते हैं, तो राइस के फील्ड में क्या रहता है? हम पानी भर के रखते हैं। राइस के फील्ड में क्या रखते हैं? हम पानी भर के रखते हैं ना। राइस के फील्ड में क्या रखते हैं हम? वाटर। ठीक है, ये पानी है, ये जड़ है, इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एजोला डालते हैं। क्या डालते हैं? एजोला। ध्यान से सुना ना, हम क्या करते हैं? एजोला। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? एजोला। ठीक है, एजोला क्या होती है? एक वाटर फर्न होती है। एजोला क्या होती है? एक वाटर फर्न होती है। ठीक, वाटर फर्न ये एक टेरिडोफाइट प्लांट है। एजोला क्या है? एक टेरिडोफाइट प्लांट है ना, याद रखना। एजोला क्या है? एक टेरिडोफाइट प्लांट। एजोला जो है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको कहते हैं हम थैलस। क्या कहते हैं? इस प्रकार से ये थैलस होती है ना। एजोला की प्लांट बॉडी क्या होती है? तो आंसर है थैलस होती है। अब इसके अंदर एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। एजोला को वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पानी। देखो, एजोला को ग्रोथ करने के लिए चाहिए पानी। इसके थैलस के अंदर कौन बैठा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी बैठा होता है। जैसे कौन कौन? एनावीना। ठीक है, एनावीना, नोस्टोक। ठीक है, एनावीना, नोस्टोक, ये सब इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? ये एजोला के शरीर के अंदर बैठे होते हैं। और एजोला को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर हम एजोला को राइस के फील्ड में डाल देते हैं तो एजोला को पानी मिल गया, एजोला वृद्धि करेगी। अब एजोला के शरीर के अंदर कौन बैठा है? तो आंसर ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन बैठा है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में क्या करेगी? उसको कन्वर्ट करेगी। ठीक है ना। तो इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो जिससे क्या होगा? नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है राइस की, वो 25 से 30% तक कम हो जाएगी ना। मतलब 25 से 30% तक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगी? राइस को नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो आपसे पूछेंगे कि राइस के खेत में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो एजोला। एजोला के साथ में कौन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला नहीं करता। करता कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जो कि एजोला के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे आपसे। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, देखो, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, वो कौन सी होती है? ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी सेल होती है? हेट्रोसिस्ट। कौन सी सेल? तो आंसर है हेट्रोसिस्ट सेल होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो सेल होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, कौन सी होती है? हेट्रोसिस्ट सेल होती है। इस हेट्रोसिस्ट सेल में क्या होती है? निफ जीन। कौन सी जीन होती है? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी जीन जरूरी है? निफ जीन। निफ का पूरा नाम होता है नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या होता है? नाइट्रोजिनेज। ठीक है, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, ये इसका पूरा नाम होता है, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है।
अब निपजीनी क्या बनाता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम बनाती है, तो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो आपसे पूछेंगे कौन सी जीन रेस्पॉन्सिबल होती है, तो निपजीन। कौन सी सेल, तो हेटेरोसिस्ट सेल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राइस जो है, राइस में इसके अलावा एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम है ना, एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है कौन सा अपना, एजोटोबैक्टर, वो भी हम डालते हैं। कौन सा डालते हैं, तो एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया डालते हैं। ठीक है, इसके बाद एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोस्पाइरिलम का भी यूज करते हैं, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम का भी यूज करते हैं। ठीक है, एजोटोबैक्टर का भी यूज करते हैं, एजोस्पाइरिलम का भी हम यूज करते हैं। तो आइए बात करते हैं, बस यही सारी चीजें लिखी यहाँ पर कि राइस के अंदर इट हैज बीन एस्टिमेटेड द टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है राइस की, ठीक है, राइस की जो टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या ब्लू ग्रीन एल्गी से क्या होती है, 25 से 30% कम हो जाती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एसोसिएशन ऑफ द वाटर फर्न, मैंने आपको बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसके साथ जुड़ी थी, एजोला के साथ। ठीक है, और क्या करती है, जैसे कौन कौन सी, एनाबीना है, ठीक है, ये नोस्ट हो गया, ये सब क्या करती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया अभी। जिसके बाद ठीक है, एजोटोबैक्टर मैंने आपको फ्री लिविंग होता है। एजोटोबैक्टर क्या था, नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन राइस फील्ड। हम एजोटोबैक्टर का भी यूज करते हैं। ठीक है, एजोला क्या, एक वाटर फर्न होती है, टेरिडोफाइट प्लांट होता है ना। और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, नाइट्रोजनेज जरूरी होता है। उसके लिए एमओ जो होता है, मोलिब्डेनम अति आवश्यक होता है ना। तो एमओ क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमओ जो होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाने के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो एमओ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नए कंसेप्ट पर कि जो हाइब्रिड राइस है, हाइब्रिड राइस कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। तो देखो, हाइब्रिड राइस कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं ना। तो हाइब्रिड राइस कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, हाइब्रिड राइस कंसेप्ट दिया गया किसके द्वारा, चाइनीज। फर्स्ट कंट्री कौन सी है, चाइनीज। हाइब्रिड राइस कंसेप्ट किसने दिया, तो हाइब्रिड राइस, ठीक है, हाइब्रिड राइस जो कंसेप्ट है ये किसके द्वारा गया है, चाइना के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना वो पहला देश है जिसने 1970 में हाइब्रिड राइस का जो कंसेप्ट दिया, ठीक है, हाइब्रिड राइस बनाया। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि हाइब्रिड राइस वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना ने 1970 में बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया, तो वाई एल पिंग, यांगलांग पिंग के द्वारा ना। वाई एल पिंग जो वैज्ञानिक है, इन्होंने बस वर्ल्ड में पहली बार हाइब्रिड राइस का यूज किया। किस टेक्निक का यूज किया था इन्होंने, तो याद रखना, CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टेक्निक का यूज किया। किसका, साइटोप्लाज्मिक टेक्निक, मेल स्टेरिलिटी टेक्निक का यूज करके सबसे पहले हाइब्रिड राइस बनाए। अगर कभी कभी पूछा कि हाइब्रिड राइस के लिए हम कौन कौन सी लाइन यूज करते हैं, A एंड R लाइन, कौन कौन सी, A एंड R लाइन का क्रॉस किया जाता है हाइब्रिड राइस बनाने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इंडिया में, ठीक, आपको है ना, इंडिया में हाइब्रिड राइस कंसेप्ट सबसे पहले इंडिया, याद रखना कि इंडिया सेकंड कंट्री है हाइब्रिड राइस बनाने में। इंडिया क्या है, ठीक है, हाइब्रिड राइस बनाने में, ठीक है, हाइब्रिड राइस, ठीक है। तो भारत जो है वो कौन सा है, सेकंड कंट्री है, वर्ल्ड में क्या है, सेकंड कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड में दूसरा ऐसा देश है जिसने हाइब्रिड राइस बनाया। ठीक है, कब, तो 1994 में, 1994 में बनाए। सबसे पहली वैरायटी कौन सी, CORH1, सबसे पहली वैरायटी कौन सी बनाई, CORH1 बनाई, कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड। और हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में हाइब्रिड राइस किसने बनाया, तो EA सिद्दीकी ने, है ना, EA सिद्दीकी ने। EA सिद्दीकी जो हैं भारत के हाइब्रिड राइस के फादर हैं। और वर्ल्ड के कौन है, YL पिंग। अगर वर्ल्ड का आपसे पूछा जाए, YL पिंग वर्ल्ड के कौन है, YL पिंग है। ठीक है, चलते हैं उधर। तो हाइब्रिड राइस कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड राइस कंसेप्ट सबसे पहले वर्ल्ड में किसने दिया है, तो हाइब्रिड राइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एल पिंग इन 1970 चाइना। तो CMS टेक्निक और AR लाइन का यूज करके। ठीक है, अगला पॉइंट है
मैक्सिमम एरिया हाइब्रिड राइस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया जाता है? चाइना में। मैक्सिमम एरिया अप्रोक्सीमेट कितना? 50% जो राइस का ग्रोइंग एरिया है उसका 50% हाइब्रिड राइस चाइना में लगाया जाता है। ठीक है। इंडिया क्या है? सेकंड कंट्री। इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये सिद्दीकी जो है फादर है, ये सिद्दीकी फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। भारत के अंदर टोटल जो एरिया है हाइब्रिड राइस बहुत कम लगाया जाता है, सिर्फ 2.5% ही है। ठीक है। और भारत की जो पहली हाइब्रिड वैरायटी थी, हाइब्रिड राइस की पहली वैरायटी CORH1 थी, जिसका बाद में नाम MGR कर दिया। MGR कौन थे? तो वहाँ के तमिलनाडु के कौन थे? CM थे, तो बहुत लोकप्रिय नेता थे, इसके कारण उनका नाम बदल दिया। तो 1994 में ये बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना गोल्डन राइस। देखो गोल्डन राइस कंसेप्ट जो है, आपसे पूछेंगे पहला क्वेश्चन कि गोल्डन राइस किस विटामिन का सोर्स होता है? तो विटामिन या बीटा कैरोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, किसका? तो गोल्डन जो राइस होता है किसका? ये जब बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए किसका अच्छा सोर्स माना जाता है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए फिर या बीटा कैरोटीन या फिर आयरन, साथ साथ में फेरिटिन आयरन का भी एक अच्छा सोर्स होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्डन राइस को बनाया किसने? तो इंगो पोर्ट्रिकस। किसने बनाया? इंगो पोर्ट्रिकस ने। फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? तो गोल्डन राइस के फादर है इंगो पोर्ट्रिकस। सुनहरी धान, हिंदी में बोलते हैं इसको हम सुनहरी धान। ठीक है, तो सुनहरी धान के पिता कौन है? इंगो पोर्ट्रिकस है। ठीक है। इट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। क्या है? तो आंसर है जेनेटिक मॉडिफाइड राइस, मतलब GM क्रॉप है। याद रखना ये राइस क्या है? GM है ना, ट्रांसजेनिक भी बोल सकते हैं इसको हम। क्या है ये? ट्रांसजेनिक राइस है, GM प्लांट है या फिर ट्रांसजेनिक राइस होता है। अब इसके बाद नया राइस है, 3 प्रकार का राइस, हाइब्रिड, सुपर और गोल्डन। सुपर राइस कंसेप्ट किसने दिया? GS खुश ने 1994 के अंदर, है ना, 1994 के अंदर GS खुश ने, और ये कंसेप्ट सुपर राइस। ठीक है, इनके लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। लूनीश्री एक वेराइटी है ना, लूनीश्री इज द वेराइटी ऑफ सुपर राइस। लूनीश्री किसकी वेराइटी है? तो आंसर है सुपर राइस की एक वेराइटी है। ठीक है, आगे बात करें अपन। अब खैरा डिजीज हमने पढ़ी थी ना पहले भी, एक बार वो थोड़ा देख लेते हैं कि खैरा डिजीज आपको है ना, खैरा डिजीज के अंदर होता क्या है? तो जो अपनी जो लीफ होती है वहाँ पर आपको है ना ऑरेंज कलर के जो स्पॉट नजर आएंगे, रस्ट आएगी, है ना। तो देखो खैरा डिजीज जो होती है जिंक डिफिशियंसी कारण होती है। खैरा डिजीज किस कारण होती है? तो आंसर जिंक की कमी से होती है। आपको इसके सिम्टम्स विद इन 2-3 वीक्स आफ्टर द सोइंग। ठीक है, और ट्रांसप्लांट मतलब बोवाई ट्रांसप्लांट के 2 से 3 सप्ताह बाद ही आपको उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? द टिप ऑफ द जिंक डेफिशिएंट लीफ फर्स्ट बिकम येलो देन ड्राई एंड प्लांट्स रिमेन स्टेन। सबसे पहले पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद द जिंक डेफिशिएंसी मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट। आपको है ना रस्ट कलर का जैसे जंग लग जाती है कि नहीं, जंग लोहे के ऊपर ऐसे जंग लग जाती है, उसी की तरह पत्ती के ऊपर जंग जैसे लक्षण आपको देखेंगे। रस्ट अपीयरेंस रस्ट कलर के देखेंगे, ब्राउनिश कलर के, है ना। ठीक है, आउटर लीव्स पर। तो जो खैरा डिजीज होती है इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? हाँ, वायल लेने के द्वारा। किसके द्वारा? वायल लेने ने 1966 में पंतनगर में खोजा था। खैरा डिजीज की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वायल लेने के द्वारा 1966 में पंतनगर में की गई थी। ठीक है, और किस वैरायटी में? तो याद रखना खैरा डिजीज की डिस्कवरी थी वो किस में की गई थी? IR8 में की गई थी। ठीक है, खैरा डिजीज आज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन IR8 वैरायटी। किसमें? अब देखो लक्षण देखिए, आप डायग्राम में आपको दिखाता हूँ लक्षण। इस तरह के लक्षण होते हैं। तो जिंक डेफिशिएंसी आपको देखना, इस लीव्स पर आपको यहाँ पर रस्ट कलर के लक्षण, ये आपको रस्ट कलर के ना, ये तो इस तरह से रस्ट कलर के लक्षण आपको जो है रस्ट कलर के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे लीव्स पर। ये जैसे जंग लग गई हो, ये होते हैं जिंक की कमी से लक्षण। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला पॉइंट है अपना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे आप? तो 5 kg जिंक सल्फेट का छिड़काव करेंगे नर्सरी सस्ता पर 5 kg जिंक का। ठीक है, या फिर हम फोलियर स्प्रे भी करेंगे ना, 0.5% जिंक सल्फेट का फोलियर स्प्रे करेंगे फील्ड के अंदर। ठीक है, अब एक होता है ब्राउनिंग ऑफ राइस, ये होता है आयरन की टॉक्सिसिटी। जब हम फील्ड के अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जो वाटर लॉक्ड सोइल होती है, अल्टी सोइल और ऑक्जी सोइल, ध्यान से सुनना, एसिड सल्फेट सोइल और वाटर लॉक्ड, ठीक है, या फिर अल्टी सोइल ऑक्जी सोइल होती है, उसमें आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब आयरन की कंसंट्रेशन एक लिमिट से बढ़ जाती है, उसकी टॉक्सिसिटी के कारण, आयरन की विषाक्तता के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? हम ब्राउनिंग ऑफ राइस कहते हैं। किसके कारण होता है? आयरन टॉक्सिसिटी के कारण। आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ब्राउनिंग ऑफ राइस, भूरापन। ये किसके कारण होता है? एसिड सल्फेट सोइल के अंदर, है ना। किस में होता है? एसिड सल्फेट सोइल एंड अल्टी सोइल ऑक्जी सोइल। जो अल्टी सोइल ऑक्जी सोइल ऑर्डर की एसिड सल्फेट सोइल होती है, उसमें ये बीमारी आपको आयरन टॉक्सिसिटी ज़्यादा
आयरन टॉक्सिसिटी की जो मेजर प्रॉब्लम है आपको कहाँ मिलेगी, तो एसिड सल्फेट सॉइल ऑफ द अल्टियो सोल और ऑक्जी सोइल ऑर्डर के अंदर आपको मिलेगी। सिम्टम्स क्या होंगे, तो क्या स्पॉट जो ब्राउन स्पॉट ऑन द लोअर लीव्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप्स एंड स्प्रेडिंग टू द लीफ बेस एंड टर्न इनटू द ग्रीन एंड ऑरेंज पर्पल लीव्स। मतलब जो राइस की निचली वाली जो पत्ती होती है लोअर लीव है ना, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर के सिम्टम्स आएंगे, फिर धीरे धीरे इधर फैलना स्टार्ट होंगे, इस तरह से आपको लक्षण दिखेंगे। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ब्राउनिंग और राइस ये बीमारी किससे होती है, आयरन की टॉक्सिसिटी से होती है। इसका समाधान क्या है, इसका देखो आयरन अब बढ़ गया तो उसको कम बड़ी मुश्किल से नीचे आएगा, तो क्या करो कि आयरन टॉक्सिसिटी टॉलरेंट वेराइटी लगा दो कि बीमारी उसमें कि जो वेराइटी हम लगाएंगे उसमें कोई ज़्यादा अंतर ही नहीं पड़ेगा। तो फाल्गुना जो वेराइटी है क्या है, फाल्गुना वेराइटी इज द टॉलरेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी। आयरन टॉक्सिसिटी के लिए क्या होती है, तो आंसर है रेजिस्टेंट होती है, एक प्रकार से टॉलरेंट होती है। अब एक और बीमारी होती है अकोची डिजीज इन राइस। कौन सी होती है, अकोची डिजीज इन राइस। अकोची डिजीज होती है, ये होती है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के कारण, अधिकता के कारण, H2S के कारण। किसके कारण, इन लो लैंड कंडीशन सल्फेज रिड्यूस इन H2S गैस एंड दिस कॉजेज द अकोची डिजीज। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में जड़ें जो होती है काली पड़ जाती हैं। जड़ें जो होती हैं क्या होती हैं, काली पड़ जाती हैं। जो रूट्स है ना ये क्या पड़ जाएंगी, काली, जड़ें काली पड़ जाएंगी है ना, ब्लैक हो जाएंगी जड़ें ये, तो सड़ने लगती हैं, ठीक है। रूट से हो जाती हैं काली पड़ने लगती हैं और क्या लगती है, सड़ने लगती है ना, क्या लगती है, सड़ने लगती है। ब्लैक क्राउन रूट है ना, आपको जड़ें काली दिखने लगी और सड़ने लगी। इस बीमारी में किस कारण होता है, H2S कारण। किस कारण, H2S की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, याद रखना। कहने का मतलब सल्फेट टॉक्सिसिटी के कारण, किसके कारण, सल्फेट टॉक्सिसिटी के कारण ये बीमारी होती है। सल्फेट जब बढ़ जाता है। अब इम्पोर्टेंट है, देखो राइस क्रॉप को सिलिकॉन की बहुत आवश्यकता होती है। राइस प्लांट को सिलिकॉन की बहुत आवश्यकता होती है। सिलिकॉन क्यों होती है कि सिलिकॉन डालने से जो राइस का स्टेम है, तना है, ये जो स्टेम होता है तना, जिसको हम हल में कलम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन एक मेटल है। इससे क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट पेस्ट है, बीमारी है, इंसेक्ट है, ठीक है, कोई डिजीज का पैथोजन है, वो आसानी से इस स्टेम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब थोड़ा मोटा हो गया ना, थिक हो गया, तो इसको कोई भी इंसेक्ट जो है, पेस्ट है, पैथोजन है, वो आसानी से इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो स्टेम वो सुरक्षित रहेगा, कठोर हो जाएगा। आगे समझ में। तो हम सिलिकॉन डालते हैं। सिलिकॉन कब डाला जाता है, तो सिलिकॉन डाला जाता है पेनिकल इनिशिएशन है। आपसे पूछेंगे कि राइस में सिलिकॉन इस डालने की स्टेज क्या है, तो राइस में सिलिकॉन कब डाला जाता है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर सिलिकॉन डाला जाता है। क्लियर है। आगे बात करें, सिलिकॉन डालने के लिए आप क्या करोगे, तो हम सिलिकॉन डालने के लिए बेसिक स्लैग का यूज करते हैं। इधर देखिए आप, तो सिलिकॉन रिगार्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस क्रॉप के लिए सिलिकॉन बहुत जरूरी होता है। आपसे पूछेंगे कि किस फसल के लिए सिलिकॉन बहुत जरूरी होता है, तो आपका आंसर होगा किसके लिए, राइस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद It has been noticed that silicon provide a thick cuticle। मैंने आपको बताया ना कि मोटी लेयर बना देगा। सिलिकॉन प्रोवाइड ए थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर विच फंक्शन एज ए बैरियर अगेंस्ट द अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। मैंने आपको बताया कि एक मोटी लेयर बन जाएगी जिससे जो है ना इंसेक्ट है, डिजीज है, पेस्ट है, वो आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिलिकॉन बहुत ज़रूरी होती है राइस के लिए, ठीक है। बात समझ में आई। शायद अपन आगे निकल गए क्या, वापस चलते हैं एक मिनट, ठीक है ना। और सिलिकॉन कब डालते हैं, आपसे कभी पूछा जाए कि सिलिकॉन कब डालेंगे, तो याद रखना सिलिकॉन डाला जाता है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर। सिलिकॉन कब डालते हैं, तो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर डालते हैं ना। सिलिकॉन कब डाला जाता है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर डाला जाता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन का जो सोर्स होता है वो कौन होता है, बेसिक स्लैग। कौन होता है, बेसिक स्लैग, ठीक है। सिलिकॉन के लिए क्या डाला जाता है, बेसिक स्लैग डाल का फर्टिलाइजर डाला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं ना। राइस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीड्स हैं, ठीक है। राइस के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट वीड्स होते हैं, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो देखो वीड मैनेजमेंट, राइस के अंदर जो इंपॉर्टेंट वीड होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, एक होते हैं इक्विनोकोला क्रसगैली। इक्विनोकोला क्रसगैली जिसको हम वर्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं सांवा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हम सांवा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वाइल्ड राइस, इक्विनोकोला कोलेनम। इक्विनोकोला कोलेनम जो होता है इसको हम कहते हैं वाइल्ड राइस। ये दो मुख्य खरपतवार है, मुख्य वीड है, मेन इंपॉर्टेंट वीड होते हैं, ठीक है। अब आपको ना जो लोलैंड राइस कंडीशन होती है ना, वाटर लोड, वहाँ पर वीड की समस्या आपको कम मिलेगी। अपलैंड राइस के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। कहाँ पर,
द वीट प्रॉब्लम इज लेस इन लोलैंड। ठीक है, वीट प्रॉब्लम आपको कहाँ कम मिलेगी, तो वीट प्रॉब्लम जो लोलैंड राइस होता है वहाँ पर आपको कम मिलेगी और अपलैंड के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना। वीडी राइस जो होता है अभी नया रेड राइस है वीडी राइस, ओराइजा सटाइवा स्पॉन्टेनिया। वीडी राइस, रेड राइस, ये नया इमर्जिंग वीड है, मतलब नए नए आपको देखने को मिल रहा है कहीं कहीं जगह, ये नया खरपतवार है। ओराइजा सटाइवा स्पीशीज स्पॉन्टेनिया इज द इमर्जिंग वीड ऑफ द डायरेक्ट सीडेड राइस इन एशिया। एशिया के बहुत सारे देशों में आपको ये नया खरपतवार देखने को मिल रहा है। अब हम कौन कौन से हर्बिसाइड का यूज करेंगे इनको कंट्रोल करने। देखो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो कौन कौन से हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखें आप कौन कौन से हर्बिसाइड का यूज करते हैं। पहला होता है बेंथियोकार। कौन सा होता है, बेंथियोकार सैटर्न एट द रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टर एज ए प्री इमरजेंसी के तौर पर करते हैं, तो बेंथियोकार हो गया। दूसरे नंबर पर प्रोपानेल, ब्यूटाक्लोर, एनल्फोस, है ना, बहुत सारे हर्बिसाइड के यूज करते हैं। कौन कौन सा, तो प्रोपानेल, ठीक है, स्टाम F34 एज ए 1 वीक आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग या पोस्ट इमरजेंसी की तरह यूज करेंगे। फिर ब्यूटाक्लोर मैचिटे का एज ए प्री इमरजेंसी या फिर पोस्ट इमरजेंसी की तरह भी यूज किया जाता है। फिर एनल्फोस, ठीक है, पोस्ट इमरजेंसी की तरह 400 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, नर्सरी में प्री इमरजेंसी की तरह करते हैं या फिर अमरली पोस्ट इमरजेंसी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोफेन जो है इज द प्री इमरजेंसी लोलैंड के अंदर। प्रोपेनिल मोस्ट कॉमन इमर्जिंग है ना, सबसे ज़्यादा प्रोपेनिल का यूज करते हैं, याद रखना। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए या एक शब्द में आपको आंसर देखना है तो प्रोपेनिल, ब्यूटाक्लोर, ये दो इंपॉर्टेंट है ना, ये दो ही हर्बिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइस के अंदर वीड को कंट्रोल करने के लिए दो हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के समय मॉइस्चर परसेंट कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 25। जब हम धान की कटाई करते हैं, धान की कटाई करते समय कितना परसेंट नमी होना चाहिए, तो 20 से लेकर 25% नमी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जब हम इसको स्टोरेज करते हैं, भंडारित करते हैं, तो भंडारित करते समय कितनी नमी होना चाहिए, तो 10 से लेकर 12% होना चाहिए। भंडारित करते समय 10 से लेकर 12% होना चाहिए। ठीक है, जर्म प्लांट जो है राइस के सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है कहाँ पर संरक्षित हैं, तो इंडिया में। जर्म प्लांट मैक्सिमम स्टोर्ड कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। दूसरा आइडियल टाइप ऑफ राइस, जैसे प्लांट इडियोटाइप आपने सुना होगा, प्लांट इडियोटाइप कंसेप्ट है ना, तो प्लांट इडियोटाइप जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, तो ये दिया डोनाल्ड ने। किसके द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया, डोनाल्ड के द्वारा 1968 में ये कंसेप्ट दिया गया प्लांट इडियोटाइप। किस पर, वीट का। याद रखना आपसे, वीट का प्लांट इडियोटाइप कंसेप्ट किसने दिया, डोनाल्ड ने। डोनाल्ड का कहना था कि हम एक ऐसा प्लांट बना, आइडियल प्लांट टाइप। प्लांट इडियोटाइप कंसेप्ट का मतलब होता है आइडियल प्लांट, कि मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊंगा जिसका, है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है ना, याद रखना, अभी बना नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट बनाएं। ठीक है, कि जिसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें लीव्स हों, अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर स्टेम हो, ऐसा आइडियल प्लांट टाइप। ठीक है, तो राइस का जो प्लांट इडियोटाइप कंसेप्ट है आइडियल प्लांट टाइप कंसेप्ट है, या तो आप क्रॉप इडियोटाइप कह दो या प्लांट इडियोटाइप कह दो ना। तो राइस का प्लांट इडियोटाइप या क्रॉप इडियोटाइप किसने दिया, तो ये दिया ओसिडा नाम के वैज्ञानिक ने, है ना। गेहूं का किसने दिया, वीट ने। जब हम राइस में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन सी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, A&R लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट डिजीज, राइस की जो ब्लास्ट डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका, व्हील फ्रूट जो होता है, बेलपत्र, उसका यूज किया जाता है। राइस के अंदर कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल, है ना। राइस के अंदर कौन सा जर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल का मतलब बहुत ही सरल भाषा में, जब बीज को अंदर, अगर बीज अंदर रह जाए पत्तियां बाहर निकले, सीधा पत्तियां बाहर निकले, बीज अंदर ही रह जाए, वो होता है हाइपोजियल। लेकिन कभी अगर एपीजियल क्या होता है, बीज डाला, अगर बीज बाहर आ जाए, ऐसे आपको मिलेगा बीज, यहाँ से बीच में से पत्तियां मिलेंगी आती हुई, अगर बीज बाहर आ जाता है तो वो होता है एपीजियल, अगर बीज अंदर ही रह जाता है वो होता है हाइपोजियल। तो वाटर रिक्वायरमेंट लगभग कितनी होती है, 1500 mm होती है। ठीक है, कितनी इरीगेशन चाहिए, लगभग 22 इरीगेशन की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कितने इरीगेशन, तो 22 इरीगेशन की होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉसेस किससे होता है, लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन से। लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, नाइट्रोजन का लॉसेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम फर्टिलाइजर को कहाँ डालते हैं, हम फर्टिलाइजर को रिड्यूसन में डालते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि सिलिकॉन कब डाला जाता है, सिलिकॉन डाला जाता है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर। सिलिकॉन कब डालते हैं, तो आंसर है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पर डालते हैं। ठीक है, बेसिक स्लैग जो होता है, बेसिक स्लैग कब डाला जाता है, बेसिक मतलब सिलिकॉन का सोर्स क्या है, बेसिक स्लैग।
तो बेसिक स्लग इज अप्लाइड फॉर द करेक्शन डेफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन। तो आपसे पूछेंगे सिलिकॉन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या डालोगे, तो आंसर बेसिक स्लग डाला जाता है। ठीक है, मैट टाइप नर्सरी किससे संबंधित है, तो मैट टाइप नर्सरी रिलेटेड टू पैडी या राइस से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राइस की इंपॉर्टेंट पेस्ट और डिजीज, है ना। तो ये हम एंटोमोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। हम एग्रोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम, ताकि आप राइस पढ़ो तो राइस में साथ सारे उसके इंसेक्ट भी पढ़ो, उसकी बीमारी भी पढ़ लो, ताकि आपको एंटोपैथो की जो आपके नोट्स हैं उनको खोलना ओपन करना ना पड़े। इसलिए यहाँ पर अपने नोट्स इसी प्रकार बनाएं। तो पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से राइस की। तो येलो स्टेम बोरर, ठीक है, येलो स्टेम बोरर जो है राइस का मोनोफेगस पेस्ट है, याद रखना कैसा है, मोनोफेगस, ठीक है, मोनोफेगस पेस्ट है राइस का ये, ठीक, जिसका नाम होता है स्क्राइगोफेगा इंसेक्टुलस, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है राइस हिस्पा, जिसका साइंटिफिक नाम होता है डिक्लोडिस्परा आर्मीजेरा, ठीक है। तीसरा होता है राइस गंदीबग, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, ठीक है। फोर्थ होता है ब्राउन प्लांट होपर, जिसका नाम होता है नीला पर्वता लोगेंस। इसके बाद राइस केस फॉर्म निम्फूला डिपंक्टेलिस। इसके बाद ग्रीन लीफ होपर नेपोटेटेक्स बायरेसेंस, क्या होता है, नेपोटेटेक्स बायरेसेंस होता है। इसके बाद व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर सगोटेला फ्रूसीफेरा। इसके बाद राइस गोलमिर्च, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, राइस गोलमिर्च और सिलिया ओराइजी। राइस थ्रिप्स स्टर्नोचीटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। और सबसे आखिरी होता है राइस ग्रास होपर, ठीक है, हेरियोग्लाइपस बनिया। आपको इंसेक्ट पेस्ट सारे याद रखने, सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बीमारियाँ, ठीक है। बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहली जो बीमारी है वो ब्लास्ट, सबसे पहली कौन सी है, ब्लास्ट, जिसको हम रोटन नेक भी कहते हैं। ये होती है किससे, फंगस से। देखो ये जो बीमारी होती है किससे होती है, फंगस से होती है, याद रखना किससे होती है, फंगस से, ठीक है। फंगस का नाम क्या है, फंगस मतलब कवक से होती है, किससे होती है, कवक के द्वारा होती है फंगस से। फंगस का नाम है पायरियोक्लेरिया ओराइजी, या फिर कभी कभी आपसे पूछेंगे मैग्नाफोर्टा ग्रेसिया। दूसरी होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। इसी बीमारी के कारण क्या है, बंगाल का अकाल। आपसे पूछेंगे कि जो बंगाल का अकाल आया था ना, बंगाल अकाल, बंगाल फेमाइन जो है, बंगाल का अकाल 1943 में है, ठीक है। ये जो आया है किस बीमारी के कारण, तो आंसर है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है, जो होती है बैक्टीरिया से जेंटोमोनास। और सॉरी है ना, थोड़ा रॉन्ग हो गया, एक मिनट, इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये नहीं है ना, बंगाल फेमाइन ये नहीं है, बंगाल फेमाइन इसके बाद वाली है ना, बंगाल फेमाइन। देखो ये तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसका बंगाल अकाल आया ब्राउन लीफ स्पॉट से। बंगाल का जो अकाल आया है किससे आया है, बंगाल अकाल, बंगाल फेमाइन जो है वो किससे आया है, तो ब्राउन लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, किससे आया, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है ना, इससे आया है। बंगाल का अकाल 1943 में जो है किस बीमारी से, तो ब्राउन स्पॉट लीफ स्पॉट, जो कि फंगस होती है जिसका नाम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछता है ड्रक्सलेरा ओराइजी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ड्रक्सलेरा ओराइजी, ठीक है। इसके बाद बकानी डिजीज, अगली डिजीज है बकानी, ये भी किससे होती है, फंगस से होती है। फंगस का नाम क्या है, जिब्रेला फिजिकोराई, ठीक है, ये भी किससे होती है, फंगस से, और फंगस का नाम क्या है, जिब्रेला फिजिकोराई। इसके बाद होती है शीत ब्लाइट, अगली कौन सी है, शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट बीमारी किससे होती है, फंगस से, फंगस का नाम क्या है, राइजोक्टोनिया सोलानी। तो ये सारी बीमारी किससे है, देखो सारी ये फंगस से, सिर्फ एक बैक्टीरिया से है। अगली बीमारी देखिए आप, अगली बीमारी जो है उद्बत्ता डिजीज, ठीक है। उद्बत्ता डिजीज किससे होती है, एफिलिस ओराइजी, ये भी फंगस से, तो ये भी किससे होती है, फंगस से। इसका फॉल्स स्मेट और ग्रीन स्मेट, ये भी किससे होती है, फंगस से, क्लेविसेप्स ओराइजी। इसके बाद येलो डॉर्फ, ये होती है माइकोप्लाज्मा से, किससे होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, या फिर कभी कभी लिखा होता है एमएलओ या फिर फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब ये दो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, खैरा डिजीज, सॉरी टोंगरो डिजीज और ग्रासी स्टंट। आपसे पूछेंगे कि राइस की टोंगरो बीमारी किससे होती है, तो होती है वायरस से, किससे होती है, वायरस से, राइस टोंगरो वायरस। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे किससे होती है, ये पूछेंगे आपसे इसका वेक्टर क्या है, इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है। तो राइस टोंगरो बीमारी का जो वेक्टर इस बीमारी को फैलाने का जो काम करता है वो इंसेक्ट करता है। वायरल बीमारी को फैलाने का काम किसका होता है, इंसेक्ट का। जैसे मलेरिया को मच्छर फैलाता है, उसी प्रकार इस बीमारी को कौन फैलाता है, ये वेक्टर, ठीक है ना। कौन, इसका नाम है ग्रीन लीफ होपर। कौन है, ग्रीन लीफ होपर, GLH, ठीक है, GLH फैलाता है, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा नेपेटोटिक्स बायरेसेंस। उसी प्रकार ग्रासी स्टंट बीमारी, ये भी वायरस से होती है। इसको कौन फैलाता है, ब्राउन प्लांट होपर, BPH। इसको कौन फैलाता है, BPH, ब्राउन प्लांट होपर, जिसका नाम है नीला पर्वता लोगेंस। क्या नाम है, नीला पर्वता लोगेंस।
इसके बाद मोन्टेक डिजीज किससे होती है? नेमाटोड से। मोन्टेक डिजीज किससे होती है? नेमाटोड से होती है। फिर खैरा डिजीज, तो आंसर ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। और इसके बाद सबसे आखिरी में होती है पंसुक बीमारी। ये होती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसके कारण होती है? ये होती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण, मतलब स्ट्रेस के कारण, पानी की कमी के कारण ये होती है। तो आई होप आपको राइस की सारी चीज़, एक एक मैंने पॉइंट बताए, आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। तो इस लेक्चर को आप देखना, अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना प्रॉपर, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप कोई सा भी एग्जाम देना, नोट्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ते हैं उन सभी का कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।